हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, आज के इस वीडियो से मैं आपका सीए फाइनल एफआर न्यू कोर्स का बेटे रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। और सारे बच्चे स्क्रीन देख पा रहे हैं। आज मैंने स्क्रीन के ऊपर इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लगा दिया है। और ये यही वही क्लास नोट्स है बेटे जो मैंने आपको क्लास में लिखवाए थे। जो न्यू कोर्स की रिकॉर्डिंग में मैंने क्लास में लिखवा रखे हैं, ये वही नोट्स हैं आपके। मैं डिस्कशन नहीं करूंगा जी, ना ना ना। मैं कुछ समझाऊंगा भी नहीं, ना ना ना। मैं तो रिवीजन के लिए बैठा हूं। मैंने जो आपको 9-10 लेक्चर्स के अंदर इंड AS 40 कराया था, मैं उसको 1-1.5 घंटे में समेटने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को टच करके निकल जाऊंगा। और ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि मैं आपको समझाने बैठ जाऊंगा। समझाने वाला काम क्लासेस में दिया हुआ है। और बहुत प्यार से पढ़ाया था बेटे आपको मैंने, बहुत टाइम लगा के। इसी चीज के लिए तो मैं बदनाम हूं कि सर बहुत टाइम ले लेते हैं। तो रिवीजन में बेटे सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। सारे बच्चों को पता है मैं स्लो बोलता हूं, और स्लो बोलने की वजह से मेरी क्लासेस का ड्यूरेशन भी खिंच जाता है। तो सारे बच्चे जब क्लासेस देख रहे होते हैं गूगल ड्राइव पे, तो 1.5x पे मेरे को देखते हैं। मुझे पता है इस बात का, सब मुझे 1.5x पे देखते हैं। तो रिविजनरी वीडियो में भी अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड कम है, तो आपका जो कंफर्टेबल स्पीड लेवल है आप उस पर मेरे को देख सकते हो। मैं फास्ट बोलूंगा, आप मेरे को स्लो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं स्लो बोलूंगा आप फास्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे एक एवरेज स्टूडेंट से लेके एक ब्रिलियंट स्टूडेंट तक सारे कवर करने हैं। मैं कोई एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा बेटे। ब्रिलियंट बच्चा तो फिर भी मेरी मदद के बिना अपना काम कर लेगा। एवरेज स्टूडेंट को मेरी जरूरत है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। तो स्पीड आपके हाथ में बेटे, आप एडजस्ट कर लेना। तो मैं इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुरू करने जा रहा हूं बेटे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 का मतलब लेक्चर नंबर 1, जहां से मैंने इसको शुरू किया था। और मैंने बेटे सबसे पहले आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ IP। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते किसको है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं। जब दोनों होंगे तो हम वर्ड यूज करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। सिर्फ लैंड हो सकती है, सिर्फ बिल्डिंग हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या तो रेंटल इनकम का, और या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का। आपने एक प्रॉपर्टी बाय करी रेजिडेंशियल एरिया में, आपने एक प्रॉपर्टी बाय करी कमर्शियल एरिया में, आपने एक प्रॉपर्टी बाय करी इंडस्ट्रियल एरिया में, और आपने उसको लेट आउट कर दिया, किराए पे दे दिया, और वहां से किराया आना चालू हो गया। तो जिस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम मिलेगी, हम उसको इंड AS 40 में क्लासीफाई करते हैं। आपने किसी हाईवे पे 10 एकड़ लैंड परचेज कर ली। आपको पता था कि यहाँ पे नई सड़क बनने जा रही है, कोई नेशनल हाईवे पास हो गया, आपने उसके आसपास की लैंड परचेज कर ली। और क्या जब इसका रेट बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, आपने एप्रिसिएशन के लिए बाय कर लिया उसको। लेकिन एप्रिसिएशन आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में जो ग्रोथ है वो इतनी फास्ट होती नहीं है। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं क्योंकि कंट्री में इन्फ्लेशन भी है, तो जो दाम बढ़ते हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे बढ़ते हैं। ये कोई शेयर मार्केट थोड़ा ना है कि 500 का शेयर 50 में और 50 का शेयर 5,000 रुपए का। रियल एस्टेट अपनी स्पीड से चलता है, तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही हम एप्रिसिएशन चेक करते हैं इसके अंदर। ये मैंने आपको बात क्लास में बताई थी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या तो रेंटल इनकम देगी आपको, या फिर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन देगी। और आपकी प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है मैटर ही नहीं करता, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहां से फिर हमारा कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने आउट ऑफ स्कोप कंपैरिजन कराया था आपको। मैंने आपको बताया था आउट ऑफ स्कोप। आउट ऑफ स्कोप में क्या बताया था कि लैंड एंड बिल्डिंग, हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं जो रहेगी तो लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन कोई दूसरा इंड AS उसके ऊपर काम करेगा, 40 काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया आपका। मैं एग्जांपल से शुरू करता हूं। अगर आपके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है और आप उसे अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो हम उसके ऊपर लगाते हैं इंड AS 16 और हम उसे PPE क्लासीफाई करेंगे। रेंटल कमाना है, एप्रिसिएशन कमाना है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। बिजनेस में यूज करोगे तो PPE है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम DLF का एग्जांपल लें,
तो डीएलएफ क्या है? एक रियल एस्टेट कंपनी है। तो रियल एस्टेट कंपनी क्या करती है? अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करती है सेल करने के लिए। ये ग्रुप हाउसिंग भी करते हैं, ये शॉपिंग मॉल्स भी बनाते हैं और बेच देते हैं। तो अगर आपने कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल रखी हुई है, हेल्ड फॉर सेल किसमें? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। आप उस चीज का काम करते हैं, आप रियल एस्टेट कंपनी है, तो आप उस पर इंड AS 2 लगाएंगे, वो आपकी इन्वेंट्री बन जाएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस में यूज होगी तो आपका 16 में है। आप उसको बेचने के इरादे से रख के बैठे हो और आप उस चीज का काम करते हैं, तो आपका उसके ऊपर इन्वेंट्री का इंड AS 2 लगेगा। फिर मैंने एक छोटा सा एक्सेप्शन भी दिया था इसके नीचे कि अगर डीएलएफ ने शॉपिंग मॉल बनाया, बेचने के इरादे से नहीं बनाया, उसको किराए पे देने के इरादे से बनाया। मैंने एग्जांपल दिया था, बसंत कुंज में डीएलएफ एम्पोरियो है और एक भी शॉप डीएलएफ ने बेची नहीं है, सारी लेट आउट कर रखी है, कोई गुच्ची को, कोई वर्साचे को, कोई प्राडा को, वहां से किराया कमाता है डीएलएफ। तो डीएलएफ ने उस प्रॉपर्टी को 40 में क्लासीफाई किया होगा क्योंकि वहां से रेंटल इनकम आ रही है। तो जो बेचने के इरादे से रखे हुए वो तो इन्वेंट्री है, लेकिन जो रेंटल के इरादे से रखे हुए वो 40 है। तो देखना पड़ेगा कि आपकी इंटेंशन क्या है। ये बात मैंने क्लास में बताई थी आपको। थर्ड, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लैंड एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, एग्रीकल्चर में, तो हमने उसके ऊपर इंड AS 41 लगा दिया था। है लैंड एंड बिल्डिंग की, लेकिन इंटेंशन चेंज, यूज चेंज, इंड AS चेंज। फिर मैंने आपको बताया था अगर कोई लैंड मिनरल रिसोर्सिस के एक्सट्रैक्शन में यूज हो रही है, मिनरल ऑयल्स, मिनरल ओर्स, नेचुरल गैसेस, अगर कोई लैंड उसमें यूज हो रही है एक्सट्रैक्शन में, तो 106 लगेगा। ये भी बात आपको बताई थी। इंटेंशन चेंज, इंड AS चेंज। फिर मैंने 5वें पॉइंट में बताया था अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है और उसके पास, कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है? किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करना, तो कंस्ट्रक्शन WIP होगी। तो जो कंस्ट्रक्शन WIP है हम उस पे इंड AS 115 लगाएंगे। फिर अगर कोई आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है लेकिन ये नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है, तो हम इस पे 105 लगाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? वही लैंड एंड बिल्डिंग है और कितने सारे इंड AS उसके ऊपर लगते हैं। फिर मैंने आपको 7वें पॉइंट बताया था कि अगर कोई आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी लेकिन आप उसमें शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन कमाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन नहीं, शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन। आज खरीदा, रजिस्ट्री से पहले पहले बेच के निकल गए, नफा कमा लिया, नुकसान हो गया, जो भी हो गया, शॉर्ट टर्म डील है आपकी, तो इंड AS 2 लगाएंगे। आप उस चीज का काम करते हैं तभी शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन में इन्वेस्टर आता है, इसलिए इंड AS 40 लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वर्ड इन्वेस्टमेंट का असर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको, ये 7 पॉइंट बताए थे। लैंड एंड बिल्डिंग है, 7 यूज मैंने अदर चेक करा दिए, तो 7 इंड AS की रेफरेंस दे दी। 8वां आपका हो गया इंड AS 40। तो ये मैंने आपको पूरा सिस्टम समझाया था एक लेक्चर के अंदर। मैं आपको चेक कराता हूं। मैंने आपको क्लास में सबसे पहले ये बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसके पीछे एक तो अर्निंग रेंटल इनकम है और दूसरा एप्रिसिएशन है। आपकी प्रॉपर्टी कहीं भी हो सकती है, रेजिडेंशियल हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, इंडस्ट्रियल हो सकती है। फिर मैंने आउट ऑफ स्कोप शुरू किया था कि लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर अलग अलग इंड AS लगते हैं लेकिन इंटेंशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी बिल्डिंग को आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज करेंगे तो इंड AS 16 लगेगा और हम इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्लासीफाई करेंगे। और इसका एक और नाम रखा था हमने, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। जो PPE है इसको हम बोलते हैं ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, कि ओनर ने खुद ऑक्युपाई की हुई है। फिर हमारा इंड AS 2, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था DLF का और एक एक्सेप्शन भी लिखवाया था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी डेवलप की जाती है रियल एस्टेट कंपनी के द्वारा लेकिन उसको लेट आउट करना है तो 40 ही लगाएंगे। फिर आगे चेक करो, जो 7 एग्जांपल मैंने आपको बोले, एग्रीकल्चर में यूज करेंगे तो 41 लगेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल में यूज करेंगे तो 106 लगेगा, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो 105 लगेगा, अगर कोई शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन की बात करेंगे तो 2 लगेगा, कोई कंस्ट्रक्शन WIP की बात करेंगे तो 115 लगेगा। पूरे एक लेक्चर में सिर्फ यही कहानी सुनाई थी कि इंड AS 40 में कवरेज क्या है
और वही लैंड एंड बिल्डिंग किसी दूसरे इंडेस में कैसे कवर होती है। पूरा एक लेक्चर इसी बात पे गया था हमारा, और इंडेस हमारा अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। फिर मैं आ गया सेकंड लेक्चर में, पार्ट 2 मतलब लेक्चर नंबर 2। यहां से हमारा थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको इसमें एक रिलेशन बताया था इंड AS 40 का 116 के साथ। 40 में क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और 116 में क्या है, लीज। मैंने आपको अभी बोला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या तो रेंटल के लिए या फिर एप्रिसिएशन के लिए। जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया रेंटल, रेंटल के आते ही 116 आ गया। क्यों, जितने भी लीज रेंटल्स हैं वो 116 के हिसाब से डील होते हैं। तो आपका इंड AS 40 और इंड AS 116 दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। रेंटल इनकम खानी है तो 116 आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 116, 40 एंड 116 कनेक्ट करता हूं आपस में, तो दो तरह की लीज सारे बच्चों को पता है, या तो लीज होगी ऑपरेटिंग लीज या फिर लीज होगी फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज में भी दो पार्टीज होती हैं, लेसर और लेसी। इसमें भी दो पार्टीज होती हैं, लेसर और लेसी। तो आपको पूरा स्टेटस क्लियर होना चाहिए कि किसकी बुक्स पे क्या करना है आपको। तो मैंने सबसे पहले ऑपरेटिंग लीज की बात आपको समझानी शुरू करी थी। ऑपरेटिंग लीज के दो पार्टीज है मेरे पास, एक है लेसर और दूसरा है लेसी। याद है ना आपको ऑपरेटिंग लीज? ऑपरेटिंग लीज में जो आपका लेसर है ये कभी भी एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करता। ऑपरेटिंग लीज जेन्युइन लीज है, शॉर्ट टर्म लीज है, और इसमें जो लेसर है वो कभी भी प्रॉपर्टी को डी रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो प्रॉपर्टी पे अपनी ओनरशिप बना के रखता है, और सामने वाले को वाकई में किराए पे दी है, वो रेंटल पे करेगा, हम रेंटल ले लेंगे, लेकिन हम अपनी बुक्स में से प्रॉपर्टी को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो जब लेसर की प्रॉपर्टी लेसर की बुक्स में पड़ी है ऑपरेटिंग लीज के अंदर, तो इंड AS 40 ये लगाएगा। जब प्रॉपर्टी है ही लेसर के पास तो इंड AS 40 लेसर ही लगाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि एसेट के ऊपर 40 लगाएगा ये, और जो रेंटल्स हैं रेंटल की अकाउंटिंग 116 के हिसाब से करेगा। और 116 कहता है ऑपरेटिंग लीज में जितने भी रेंटल आते हैं उन्हें SLM बेसिस पे रिकॉर्ड करना है आपने, या कोई सिस्टमेटिक एलोकेशन, वो लीज के रिवीजन में आप चेक कर लेना। तो प्रॉपर्टी के ऊपर 40 कौन लगाएगा, लेसर, और रेंटल की अकाउंटिंग चलेगी 116 के हिसाब से। अब आते हैं लेसी के पास। हमने लेसी से पूछा कि क्या तुमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज किया? ये कहता है जी शॉर्ट टर्म लीज के अंदर तो मैं रिकॉग्नाइज करता ही नहीं, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं आई शॉर्ट टर्म लीज में। तो जब कोई प्रॉपर्टी ही नहीं आई तो कोई 40 बनता ही नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं है। और हमने पूछा रेंटल, कहता जी जो मैं रेंटल पे करूंगा मैं 116 के हिसाब से SLM या सिस्टमेटिक एलोकेशन P&L में डालता रहूंगा। तो मैंने ऑपरेटिंग लीज में आपको क्रक्स निकाल के दिया था कि रेंटल की अकाउंटिंग चाहे लेसर के बुक्स में हो या लेसी की बुक्स में हो 116 के हिसाब से होगी, और प्रॉपर्टी के लिए लेसर के बुक्स में 40 लगेगा, लेसी के बुक्स में कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये ऑपरेटिंग लीज था। फिर मैं आपको लेके आया था फाइनेंस लीज में। फाइनेंस लीज में मेरे पास फिर दो पार्टीज हैं, एक है लेसर और एक है लेसी। मैंने लेसर से पूछा मैं कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या किया? कहता बाबूजी मैंने तो फाइनेंस लीज कर दी। तो फाइनेंस लीज में क्या होता है, डी रिकॉग्निशन होता है। आपको पता है अच्छी तरह से, लेसर अपनी बुक्स में फाइनेंस लीज पे क्या एंट्री पास करता है? ये एंट्री पास करेगा रिसीवेबल डेबिट टू IP। ये एक तरह से एसेट की सेल दिखाता है। और ये क्या एंट्री पास करेगा? ये एंट्री पास करेगा IP अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। फाइनेंस लीज में जो लेसर होता है उसको हम अज्यूम्ड सेलर मान लेते हैं, और जो लेसी होता है उसको अज्यूम्ड बायर मान लेते हैं। याद है ना आपको सारी चीजें? लेसर एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर देता है और लेसी एसेट को रिकॉग्नाइज कर लेता है। आप इसकी जगह ROU भी डेबिट कर लेते हैं, राइट ऑफ यूज डेबिट, ROU डेबिट टू लीज लायबिलिटी। तो एसेट लेसर के बुक्स से निकल के लेसी के पास आ जाती है फाइनेंस लीज के अंदर। तो हमने लेसर से पूछा हाँ भाई एसेट कहाँ है? कहता बाबूजी लेसी के पास चलेगी, मैंने तो फाइनेंस लीज कर दी है। तो फिर यहाँ पे तो कोई एप्लीकेशन होगा ही नहीं, जब इसके पास कोई एसेट ही नहीं है, एसेट डी रिकॉग्नाइज हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि 40 का एप्लीकेशन लेसर के बुक्स में हो ही नहीं सकता, इसके पास तो प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन मैंने पूछा रेंटल, कहता रेंटल की अकाउंटिंग में 116 के हिसाब से कर लूंगा, और प्रॉपर्टी का था मेरे पास है ही नहीं। मैंने बोला जय श्री राम बोलो, मैं इसके पास आ गया।
मैंने बोला अभी प्रॉपर्टी, कहता जी मैंने रिकॉग्नाइज कर ली। मैंने बोला इस प्रॉपर्टी का क्या करोगे? मैंने इससे पूछा क्या यूज करोगे? कहता जी मैं तो अपने बिजनेस में यूज करूंगा, मैं फाइनेंस लीज पे लेके आया हूं, मैं इसमें फैक्ट्री बनाऊंगा। फैक्ट्री बनाऊंगा तो भाई अपना पीपीई है 16 लगा दो, इसकी अकाउंटिंग, इसका मेजरमेंट इंड AS 16 पीपीई की तरह करेंगे। फिर मैंने एक दोबारा पूछा कि भाई इस प्रॉपर्टी का क्या करोगे? कहता जी मैं इसको सब लीज करूंगा। अगर बिजनेस में यूज करेगा तो लेसी की बुक्स में इंड AS 16 लगा देंगे। अगर ये सब लीज करेगा तो सब लीज के फिर आगे दो तरीके हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। अगर ऑपरेटिंग है तो ये ऑनर बना रहेगा तो ये 40 लगाएगा क्योंकि किराए पे दी है इसने। अगर ये फिर फाइनेंस लीज पे सब लीज कर देगा तो फिर जो थर्ड पार्टी होगी वो ओनर बन जाएगी, इसकी बुक्स में नो एप्लीकेशन। तो फिर थर्ड पार्टी से पूछेंगे हाँ भाई आप एसेट का क्या करोगे? पूरी कहानी आपको सुनाई थी बेटे। तो करक्स क्या निकल के आया था? रेंटल की अकाउंटिंग चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे फाइनेंस हो 116 के हिसाब से करो, चाहे लेसर के बुक्स हो चाहे लेसी के बुक्स हो। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर के बुक्स में लगेगा और फाइनेंस लीज के केस में लेसी से पूछेंगे और लेसी के यूज के अकॉर्डिंग हम इंड AS लगाएंगे। बिजनेस में यूज करेगा तो 16, सब लीज करेगा ऑपरेटिंग लीज, ऑनर बना रहेगा, किराया खाता रहेगा तो 40 लगा देंगे। और अगर किसी थर्ड पार्टी को फिर फाइनेंस लीज कर देगा, फिर इसके हाथ से सब कुछ गया तो फिर थर्ड पार्टी से पूछेंगे वो कैसे यूज करेगा। यह मैंने आपको पूरी कहानी इंड AS 40 और 116 के रिलेशन में बताई थी पूरे एक लेक्चर के अंदर, सिर्फ यही पढ़ाया था आपको और बहुत प्यार से पढ़ाया था बेटे। ये देखो आप, अच्छा जी ऑपरेटिंग लीज होगा, फाइनेंस लीज होगा, दो केस है। सबसे पहले मैंने आपको ऑपरेटिंग लीज समझाया, आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया था बेटे। ये देखो, ये हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था। हमारे पास जी एक लेसर है जो ओनर है, एक लेसी है जो किराएदार है। हमने बोला जी ये 40 लगा देगा, ये 40 लगाएगा और रेंटल की अकाउंटिंग 116 के हिसाब से कर लेगा। इसकी बुक्स में ऑपरेटिंग लीज, शॉर्ट टर्म लीज, इसके पास कोई एसेट आती नहीं है तो क्रॉस लगवा दिया था आपको कि इसकी बुक्स में कोई एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन रेंटल की अकाउंटिंग के लिए 116 लगा देगा। देखो मैंने क्या लिखवाया, नो अकाउंटिंग फॉर आईपी बिकॉज लेसी डज नॉट हैव आईपी इन इट्स बुक्स। शॉर्ट टर्म लीज में, ऑपरेटिंग लीज में इसके पास कुछ होता ही नहीं है तो ये 40 कैसे अप्लाई कर सकता है। फिर मैं आपको केस 2 समझाया था आपको फाइनेंस लीज का, इसमें भी आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया था मैंने। ये देखो, अगर मान लो लेसर के बुक्स में खड़े हैं हम, लेसर विल डी रिकॉग्नाइज द आईपी ड्यू टू विच प्रॉपर्टी विल नॉट एग्जिस्ट इन इट्स बुक्स। बुक्स में से निकल गई तो कोई भी एप्लीकेशन होगा ही नहीं। लेकिन जब हम लेसी से पूछते हैं तो लेसी बोलेगा मैं रिकॉग्नाइज करूंगा फाइनेंस लीज में। अगर वो अपने बिजनेस में यूज करेगा तो 16 लगा देंगे, सब लीज करेगा, ऑपरेटिंग लीज है तो ऑनर बना रहेगा, डी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो 40 लगाएंगे। फिर फाइनेंस, तो फिर नए बंदे से पूछो भाई वो क्या करेगा। फिर ये फ्लो चार्ट आगे बढ़ता रहेगा और रेंटल के लिए 116 ही लगेगा बेटे। ये पूरी बात आपको मैंने बताई थी। पहले आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग बताया, फिर आपको लैंड एंड बिल्डिंग के अलग अलग इंड AS के दर्शन कराए कि लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ कहाँ और कवर होती है। फिर आपको इसका 116 के साथ रिलेशन बताया कि प्रॉपर्टी के ऊपर 40 लगेगा, लेसर लेसी के बुक्स कैसे आपने चूज करने हैं, लेकिन रेंटल की अकाउंटिंग 116 के हिसाब से आप करते रहना। फिर मैं चलते चलते आगे आया था वेरियस इश्यूज में। मैंने और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करी थी। उसमें पहला पॉइंट था कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एम्प्लॉयज को दे दे तो, नहीं समझे, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, कंपनी ने वो प्रॉपर्टी अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए दे दी। तो अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी एम्प्लॉयज को किराए पे दे देते हो तो फिर ये रेंटल नहीं माना जाएगा, ये इंड AS 40 में नहीं आएगा। हम इसको ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बोलेंगे और इंड AS 16 लगाएंगे। फिर बच्चे का सामने से क्वेश्चन आता है कई बार व्हाट्सएप के ऊपर कि सर एम्प्लॉय से अगर किराया पूरा ले ले तो मैंने आपको साफ साफ लिखवा दिया था नोट्स के अंदर, आपके एम्प्लॉयज आपको किराया पूरा दे, डिस्काउंटेड दे या किराया ना दे, किराए की अमाउंट का कोई लेना देना ही नहीं है। इंड AS इस बात को मानता ही नहीं कि आपका एम्प्लॉय आपको किराया पूरा देगा। आप चाहे जितना मर्जी दावा कर लें, तो वो कहता है एम्प्लॉय को दी है ना तो ये बिजनेस में यूज हो रही है,
हम इसको ऑनर ऑक्यूपाइड मानेंगे। इसका 40 से कोई लेना देना नहीं, चाहे आपका एम्प्लॉय आपको किराया पूरा ही क्यों ना दे रहा हो, आप किराया देखो ही मत, एम्प्लॉय है तो ऑनर ऑक्यूपाइड है। ये देखो आप, हम इसको प्रॉपर्टी को सच प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑनर ऑक्यूपाइड, और हम इस पे 16 लगा देंगे। फिर मैंने आपको लिखवाया था इट डज नॉट मैटर वेदर दी एंटिटी इज चार्जिंग फुल रेंट, कंसेशनल रेंट और नो रेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये मैंने आपको पहला केस डिस्कस करके दिया था। दूसरा केस वेरियस इश्यूज के अंदर ये था लैंड एक्वायर्ड विद अनडिटरमिन्ड यूज। अगर कोई एंटिटी मान लो कहीं लैंड परचेज कर लेती है, एक एंटिटी ने 10 एकड़ जमीन खरीदी और खरीद के रख दी, ऑडिटर आया ऑडिट करने, ऑडिटर ने पूछा कंपनी से इस लैंड का क्या करोगे, कंपनी का ऑनर कहता पता नहीं जी, सस्ती मिल रही थी लेके रख दी। ना वो ये बता रहा है कि फैक्ट्री बनेगी कि नहीं बनेगी, आप इसको बिजनेस में यूज करोगे कि नहीं करोगे, कोई वेयर हाउस बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई बताने के हालात में नहीं है, कहता जी पता नहीं बाद में देखेंगे। तो इंड एस 40 साफ साफ कहते हैं कि अगर आप कोई लैंड अनडिटरमिन्ड यूज के साथ खरीदेंगे तो हम ये मान लेंगे कि इसमें एप्रिसिएशन आएगा और आपने इन्वेस्टमेंट की है, और हम इस पे इंड एस 40 लगा देंगे। तो अगर कोई लैंड आप परचेज करो लेकिन उसका यूज ना बता पाओ आप कि क्यों खरीदी है, हम उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लेंगे। फिर सामने से बच्चे का क्वेश्चन आया कि जिंदल सर लैंड के साथ साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बिल्डिंग खरीदी हो और बिल्डिंग का कोई यूज हम स्पेसिफिक ना बता पाए, मतलब बिल्डिंग खरीदी हो और उसका कोई अनडिटरमिन्ड यूज हो। तो मैंने आपको बोला था कि इंड एस 40 के अंदर सिर्फ लैंड की बात हुई है, बिल्डिंग की कोई बात नहीं हुई, तो बिल्डिंग के हम 40 नहीं लगा सकते। अगर आप कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं और उसके यूज के बारे में आप कुछ नहीं बता पा रहे तो भी हम 16 नहीं लगाएंगे, 40 नहीं लगा सकते। ये पूरी बात आपको बताई थी मैंने। ये देखो आप, इट विल बी कंसिडर्ड दैट इट इज हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, इस पे तो 40 लगा दिया। फिर एक नोट लिखवाया था देयर इज नो एक्सप्लेनेशन इन इंड एस 40, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑन एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग विद अनडिटरमिन्ड यूज, बिल्डिंग पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट मीन्स दैट बिल्डिंग विद अनडिटरमिन्ड यूज विल नॉट बी कवर्ड अंडर 40 एंड वी कैन कंसिडर एप्लीकेशन ऑफ 16। ऐसी बिल्डिंग पे 16 ही लगेगा। एम्प्लॉय को देंगे तो 16 लगाएंगे, अगर कोई अनडिटरमिन्ड यूज है तो 40 लगा देंगे, लेकिन बिल्डिंग का यूज है तो फिर 16 लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी पे कौन सा इंड एस लगाना और कैसे एप्लीकेशन होना है। स्टार्टिंग में तो यही चर्चा चली थी हमारी। फिर मैंने आपको सी पॉइंट बताया था मिक्स्ड प्रॉपर्टी का, ये क्या आ गया, थर्ड लेक्चर आ गया ये हमारा। 2 लेक्चर निकल गए, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं हुआ, सिर्फ थ्योरी में डिस्कशन हो रहा है अपना। और सारे बच्चे इस बात को डिनाई नहीं करेंगे क्योंकि अब एमसीक्यू आ गए 30 मार्क्स के, और एमसीक्यू आपको पता ही नहीं कौन से पार्ट में से कैसे बनेगा। तो जो बच्चे हैं ना 180 घंटे 200 घंटे छोटा कोर्स, क्रैश कोर्स, मतलब वो क्या कहते हैं पता नहीं कौन सा बूस्टर कोर्स, सब फेल है। अब 30 नंबर के एमसीक्यू की वजह से आपको सारा सिलेबस अब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। शॉर्टकट लगा लो आप, आपको एमसीक्यू का पता लग जाएगा पेपर में। 30 क्वेश्चन आने 10-12 हो जाएंगे आपसे अगर आप शॉर्टकट मारोगे। तो डिटेल में पढ़ के जाओगे, रिटेन करके जाओगे तो आपको वहां पे 90 to 95% अपनी कवरेज नजर आएगी। या तो एमसीक्यू में नंबर गवाओ या पूरे नंबर ले लो आपके हाथ में। एमसीक्यू आपको डिटेल स्टडी के बाद ही सॉल्व करने को मिलेंगे। मिक्स्ड प्रॉपर्टी तीसरा केस आ गया हमारा, ये रहा मिक्स्ड प्रॉपर्टी। मैंने क्या पढ़ाया था इसमें, मान लो जी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर हैं, 1 2 3 4। ये जो ऊपर के 2 फ्लोर हैं ये तो हमने रेंट पे दे दिए, और जो नीचे के 2 फ्लोर हैं ये हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं। बिल्डिंग एक है लेकिन यूज 2 हैं, आधी बिल्डिंग किराए पे दे दी, आधी बिल्डिंग आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इंड एस 40 बिल्कुल क्लियर है। इंड एस 40 कहता है अगर मिक्स्ड प्रॉपर्टी का केस है तो पहले ये चेक करो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ये सेपरेबल है या इनसेपरेबल है। सेपरेबल का मतलब ये जो आपने रेंटल पे दी है, क्या हम इसको अलग से बेच सकते हैं? अगर मैं इसको बेचना चाहूं तो क्या इसकी रजिस्ट्री अलग हो जाएगी? ये जो मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं, अगर मैं इसको बेचना चाहूं या फाइनेंस लीज पे देना चाहूं तो क्या इसकी रजिस्ट्री अलग हो जाएगी? तो अगर आपका पोर्शन सेपरेबल है, आप बेचना चाहो बेच सकते हो, फाइनेंस लीज पे देना चाहो फाइनेंस लीज पे दे सकते हो, मतलब आप इसको स्प्लिट ऑफ कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ये सेपरेबल का केस है
तो इस पे 40 लगा दो, इस पे 16 लगा दो। तो आप इस प्रॉपर्टी के 2 टुकड़े कर दो, क्योंकि आप इसको बेच सकते हो, तो आपको पता है कि ये सेपरेबल है। तो ऊपर के 2 फ्लोर की रजिस्ट्री अगर अलग हो सकती है, नीचे के 2 फ्लोर की रजिस्ट्री अलग हो सकती है, आप बेचना चाहो तो बेच सकते हो, तो सेपरेबल का केस है। तो जो रेंटल वाला पोर्शन है उसको आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखा दो, यूज वाले को आप 16 में दिखा दो। लेकिन अगर ये इनसेपरेबल का केस है, इनसेपरेबल का केस कैसे बनेगा? बिल्डिंग के कोई फ्लोर नहीं है, एक ही फ्लोर है मेरे पास, सिंगल फ्लोर है, मेरे पास सिंगल फ्लोर है। इसका 50% मैंने रेंट पे दे दिया और इसका 50% मैं खुद यूज कर रहा हूं। मैंने प्रॉपर्टी डीलर से पूछा, यार फ्लोर को बीच में से काट के इसके 2 हिस्से कर सकते हैं क्या? क्या हमें स्टैंप ड्यूटी मिल जाएगी? क्या इसकी रजिस्ट्री पॉसिबल है? वो कहते नहीं सर, दिल्ली में अगर आपको बेचना है तो पूरे का पूरा फ्लोर बेचना पड़ेगा, आप इसका पार्टीशन नहीं कर सकते। एक रजिस्ट्री में कम से कम एक फ्लोर होना चाहिए। तो पता लग गया ना कि ये अलग अलग नहीं हो सकते, तो ये इनसेपरेबल का केस है। तो इनसेपरेबल में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इनसेपरेबल में मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले चेक करो बिजनेस में क्या यूज हो रहा है, सिग्निफिकेंट यूज हो रहा है या इनसिग्निफिकेंट यूज हो रहा है। नहीं समझे बात? अगर इनसेपरेबल प्रॉपर्टी है तो इनसेपरेबल के केस में आपने ये नहीं देखना कि रेंटल पे कितना पोर्शन दिया है ना, आपने ये देखना बिजनेस में कितना पोर्शन यूज हो रहा है। अगर आपके बिजनेस में सिग्निफिकेंट पोर्शन यूज हो रहा है तो 16 लगा दो, और अगर आपके बिजनेस में इनसिग्निफिकेंट पोर्शन यूज हो रहा है तो 40 लगा दो। तो बिजनेस में आपने चेक करना है कि सिग्निफिकेंट यूज हो रहा है कि इनसिग्निफिकेंट। अगर तो सेपरेबल का केस है फिर तो अलग अलग लगा दो, इनसेपरेबल का केस है तो चेक करो बिजनेस में कितना पोर्शन यूज हो रहा है। और फिर मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट का कोई रूल कहीं का मेंशन नहीं है, मैंने कहीं किसी कमेंट्री से रेफरेंस लेके आपको बताया था 20%। तो 20% और मोर को सिग्निफिकेंट बोलते हैं। तो अगर आपके बिजनेस के अंदर 20% या उससे ज्यादा यूज हो रहा है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे एक इंडेक्स लगेगा 16। और अगर आपकी प्रॉपर्टी का बिजनेस में 20% से कम हिस्सा यूज हो रहा है तो ये इनसिग्निफिकेंट है, पूरी प्रॉपर्टी पे 40 लगा दो। 2 इंडेक्स काम नहीं करेंगे, सिंगल इंडेक्स काम करेगा। सेपरेबल में 2 इंडेक्स लगते हैं अलग अलग, इनसेपरेबल में एक इंडेक्स काम करता है, और वो भी सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट के हिसाब से। ये पूरी बात आपको बताई थी। ये देखो, ये मिक्स्ड प्रॉपर्टी का केस था। ये देखो पहला केस, अगर आपकी मिक्स्ड प्रॉपर्टी सेपरेबल नेचर की है। सेपरेबल का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी पोर्शन को सेल कर सकते हैं या उसको फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं। फाइनेंस लीज पे देना भी बेचना ही होता है आपका। तो फिर आपने क्या करना है? सेपरेबल के केस में फ्लो चार्ट बना के दिखाया था। जो पोर्शन आप बिजनेस में यूज करेंगे 16 लगा दो, जो पोर्शन आप किराए पे देंगे उस पर 40 लगा दो। ये सेपरेबल का केस है। लेकिन फिर दूसरा केस था इनसेपरेबल का, ये रहा। अगर ये प्रॉपर्टी इनसेपरेबल है, आप एक पोर्शन को ना तो बेच सकते हो ना फाइनेंस लीज पे दे सकते हो, तो ये इनसेपरेबल हो जाएगा। फिर आपको इसमें क्या करना है? फिर आपको क्या करना है? इफ सिग्निफिकेंट पोर्शन इज यूज्ड इन बिजनेस, अगर बिजनेस में सिग्निफिकेंट है तो 16 लगा दो एज अ होल, एक ही इंडेक्स। और अगर इनसिग्निफिकेंट यूज होगा बिजनेस में तो हम लगाएंगे 40। किराए पे कितना पोर्शन है वो नहीं देखना, बिजनेस में कितना पोर्शन है वो देखना है। सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट बिजनेस पे लगाना आपने। और सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? 20% और मोर। इनसिग्निफिकेंट का मतलब लेस देन 20%। उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंडेक्स का चुनाव करेंगे। ये पूरी बात आपको बेटे क्लास में लिखवाई हुई, कॉपी खोलो और देखो क्या लिखवाया हुआ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ लिखवाया हुआ है आपको। क्या चल रहा है अभी? वेरियस इश्यूज चल रहे हैं। आप अपने एम्प्लॉइज को कोई प्रॉपर्टी रहने के लिए देंगे, वो ऑनर ऑक्युपाइड है, 16 लगा दो। अगर कोई लैंड खरीदी है उसका कोई यूज स्पेसिफाइड नहीं है, उस पर 40 लगा दो। बिल्डिंग खरीदी है उसका कोई यूज स्पेसिफाइड नहीं है तो 16 लगेगा। मिक्स्ड प्रॉपर्टी है तो सेपरेबल में अपना अपना इंडेक्स, इनसेपरेबल में सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट बिजनेस में यूज देखेंगे। पूरी बात आपको कॉपी पे लिखवा रखी है बेटे, क्वेश्चंस भी कराए हुए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किए हुए क्लास के अंदर। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, खाली खाली थ्योरी नहीं पढ़ाई, क्वेश्चंस भी कराए हुए साथ में। फिर चौथा केस था एंसिलरी सर्विसेज का। एंसिलरी सर्विसेज का मतलब क्या था? मान लो ए लिमिटेड ने अपनी कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की है। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने अपने किराएदार को कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की है और उसे मेंटेनेंस की सर्विस दे दी
कि प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस हम करेंगे, उसको कोई सिक्योरिटी गार्ड दे दिया कि आपको सिक्योरिटी भी हम देंगे। सिक्योरिटी देना, मेंटेनेंस देना, ये एंसिलरी सर्विसेज है। तो इंड एस 40 साफ साफ कहता है कि अगर कोई ओनर, अगर कोई लेसर अपने किराएदार को कोई एंसिलरी सर्विस देता है तो इसका आपके इंड एस 40 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपको जैसे इंड एस लगाने वैसे लगेंगे। आपके एंसिलरी सर्विसेज का आपके लीज क्लासिफिकेशन के ऊपर, इंड एस 40 के क्लासिफिकेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। आप चाहे मेंटेनेंस दे दो, आप चाहे सिक्योरिटी दे दो। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार सिक्योरिटी भी हम दे रहे हैं, यार हम मेंटेनेंस भी हम दे रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खर्चे वर्चे हैं, P&L में डल जाते हैं। प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन जैसे हम आपको सिखाया गया वैसे ही करना आपने। लेकिन एक एक्सेप्शन बताया था आपको होटल का, कि अगर आपका एक होटल है, होटल के अंदर आपने 300 कमरे बना रखे हैं, लोग आते हैं 5-4 दिन रहते हैं और चले जाते हैं, खाना खाते हैं, स्विमिंग पूल यूज करते हैं, जिम यूज करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं और चले जाते हैं, फिर गेस्ट आते हैं, फिर 4-5 दिन रहते हैं। तो होटल एक बिजनेस है। तो होटल के अंदर जो कमरे बने हुए हैं वो 40 में नहीं आते। एक होटल एक बिजनेस है, तो होटल को आप हमेशा 16 में पीपी में क्लासिफाई करोगे। होटल की बात ही नहीं की हमने। होटल को गलती से भी आईपी में मत लेना। जब आप किसी होटल में आप कमरा बुक कराते तो क्या लीज एग्रीमेंट साइन होता है? मुझे बताना जरा प्लीज। आप किसी होटल में जाते हैं 5-4 दिन के लिए, तो क्या आप पहले लीज एग्रीमेंट बनाते हैं? आपको कुछ नहीं करना होता, आपको पैसे देने होते हैं, आपको एक फॉर्म भरना होता है और उस फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल देनी होती है, बस। कोई लीज एग्रीमेंट साइन नहीं होता, कोई स्टैम्प पेपर साइन नहीं होते आपके। तो होटल एक बिजनेस है, उसको पीपी में डाल देना। ये पूरी बात आपको बता रखी है बेटे। ये देखो क्या लिखवाया था आपको मैंने। If ancillary services are provided by the owner of the land and building to the tenant, that is security guard, maintenance, it will not have any impact on the classification of IP। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो होटल है, होटल आपका जो है अपने गेस्ट को सारी सर्विसेज देता है, लेकिन होटल का तो काम ही बिजनेस का है ना। होटल इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस, तो इसलिए आपने 16 लगाना है इसके ऊपर। होटल का केस अलग है। ये पूरी बात आपको समझा रखी है। फिर बेटे लेक्चर नंबर 4 आ गया। मैंने आपको 3 क्लासेस रिवाइज करा दी हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 4 आ गया। और लेक्चर नंबर 4 में, इसमें मैंने आपको डिस्कस करके दिया था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट, होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या पढ़ा था हमने? CFS, होल्डिंग और सब्सिडरी। ऐसा हो सकता है कि होल्डिंग ने अपनी किसी सब्सिडरी को अपनी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी हो। तो अगर होल्डिंग अलग है, सब्सिडरी अलग है, दोनों अपने अपने SFS बना रहे हैं, तो एक लेसर है एक लेसी है, तो ऊपर आपको 116 का जो रिलेशन पढ़ाया था उसके हिसाब से चलो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप H+S करेंगे और आप ग्रुप के स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो इनका आपस का जो लीज एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। होल्डिंग ने सब्सिडरी को जो प्रॉपर्टी दी थी, जब आप ग्रुप H+S करोगे तो दी हुई प्रॉपर्टी वापिस आ जाएगी। मैंने सामने वाले को एक प्रॉपर्टी दी, वो मेरा सब्सिडरी है, मैं CFS बना रहा हूं, तो वो मेरे पास आके ऐड हो गया। जब H+S किया तो मेरी दी हुई सारी चीजें मुझे वापस मिल जाएंगी। क्यों? दोनों की बैलेंस शीट इकट्ठी कर लेते हैं हम। तो आपको इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन का एलिमिनेशन आना चाहिए। तो इसमें मैंने आपको 2 केस बताए थे। पहला केस, होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेट आउट की, अब हम H+S बना रहे हैं। तो मैंने सब्सिडरी से पूछा कि मैंने तुम्हें जो प्रॉपर्टी दी थी वो कहां है? सब्सिडरी कहता है जी मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं। मतलब जो प्रॉपर्टी लेट आउट हुई थी वो अभी भी ग्रुप के अंदर ही है। मैंने जब H+S किया तो प्रॉपर्टी इसके पास है और ये यूज कर रहा है। होल्डिंग ने जो प्रॉपर्टी सब्सिडरी को दी थी वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है। तो जब मैं H+S करूंगा, सिंगल एंटिटी बनाऊंगा, तो मेरी दी हुई प्रॉपर्टी वापस आ गई। तो इसका मतलब ग्रुप के अंदर ही यूज हो रही है। ग्रुप के अंदर यूज हो रही है तो आप इंडिविजुअली क्या कर रहे हो छोड़ो, CFS के अंदर हम 16 लगाएंगे, क्योंकि उसका बिजनेस मेरा बिजनेस है CFS के अंदर। तो मेरी दी हुई प्रॉपर्टी अगर बिजनेस में यूज हो रही है तो 40 नहीं लगेगा, फिर हम इस पे 16 लगा देंगे। दूसरा केस, होल्डिंग ने सब्सिडरी को प्रॉपर्टी लेट आउट की,
मैंने पूछा सब्सिडरी से प्रॉपर्टी का क्या किया, कहता जी मैंने तो ऑपरेटिंग लीज पे सबलेट कर दिया और मैं वहां से किराया खा रहा हूं। मैंने बोला कौन सी लीज, कहता ऑपरेटिंग लीज। मैं कहा फिर ठीक है। तो इसका मतलब H+S CFS, इसमें प्रॉपर्टी वापस तो आई लेकिन बिजनेस में यूज नहीं हो रही, हमने उसको ऑपरेटिंग लीज पे, और ऑपरेटिंग लीज में आपको पता है हम डी रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम मालिक बने रहते हैं। मैं इस पे 40 लगा दूंगा। तीसरा केस, होल्डिंग ने सब्सिडरी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेट आउट की। हमने सब्सिडरी से पूछा क्या किया प्रॉपर्टी का, कहता जी मैंने तो फाइनेंस लीज, थर्ड पार्टी को फाइनेंस लीज कर दी। तो होल्डिंग के हाथ से निकल के सब्सिडरी में प्रॉपर्टी गई, सब्सिडरी के हाथ से निकल के थर्ड पार्टी गई। तो अब आप जब H+S करेंगे, CFS बनाएंगे, तो कोई एप्लीकेशन नहीं होना, ना 16 ना 40, क्योंकि फाइनेंस लीज में अब जो सब्सिडरी है ये लेसी बन गया, इसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ा, थर्ड पार्टी रिकॉग्नाइज करेगी, उससे पूछेंगे भाई तू क्या करेगा, ग्रुप के ऊपर कुछ नहीं होगा। तो अगर लीज विद इन द ग्रुप है, प्रॉपर्टी भी विद इन द ग्रुप है और यूज हो रही है तो 16 लगा दो। लीज विद इन द ग्रुप है, प्रॉपर्टी भी विद इन द ग्रुप है और हमने थर्ड पार्टी को ऑपरेटिंग लीज पे दे रखी है, 40 लगा दो। लीज विद इन द ग्रुप है लेकिन आपने थर्ड पार्टी को फाइनेंस लीज पे दे दी तो वो बाहर निकल गई सर ग्रुप से, अब कोई इंडेस काम नहीं करेगा। ये मैंने आपको पूरा सिस्टम एक लेक्चर लगा के समझाया था। ये देखो, ये देखो आप, ये पूरा प्रोसेस आपको समझाया हुआ है, एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया था आपको मैंने। इफ लीज इज विद इन द ग्रुप, होल्डिंग ने सब्सिडरी को लेट आउट किया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो यूज्ड विद इन द ग्रुप, हमारे ग्रुप के अंदर ही यूज हो रही है, हम 16 लगा देंगे। अगर लीज विद इन द ग्रुप है लेकिन आईपी हमने लेट आउट कर दिया थर्ड पार्टी को, तो पहले पूछेंगे कौन सी लीज है, ऑपरेटिंग लीज है तो सिंपल लीज है, किराया खाने वाली लीज है तो हम 40 लगा देंगे। लेकिन अगर फाइनेंस लीज है तो फिर थर्ड पार्टी ऑनर बन जाएगा, तो फिर ग्रुप के ऊपर कुछ नहीं होगा, ना 16 ना 40 कुछ नहीं। थर्ड पार्टी से पूछो वो क्या करेगा, अगर उसके ऊपर इंडियस लगते हैं तो वो ग्रुप से बाहर निकल गई। तो अल्टीमेट यूज देख लेंगे हम कि क्या हो रहा है उसका। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ये सिर्फ कहानी नहीं थी। मैंने क्वेश्चन नंबर 16 कराया, इसके ऊपर नोट्स लिखवाए, फिर 17 लिखवाया, उसके नोट्स लिखवाए, SFS में क्या होगा, CFS में क्या होगा, पूरी कहानी आपको समझाई हुई है। फिर हम आगे थे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ये था इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इससे पहले 4 कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़े आपने? पहला कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ IP, दूसरा कॉन्सेप्ट आउट ऑफ स्कोप, तीसरा कॉन्सेप्ट रिलेशन ऑफ 40 विद 116, और चौथा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा वेरियस इश्यूज का, एम्प्लॉयज को देंगे तो क्या होगा, अनडिटरमिन्ड यूज होगा तो क्या करेंगे, मिक्स्ड प्रॉपर्टी होगी तो क्या करेंगे, एंसिलरी सर्विसेज होंगी तो क्या करेंगे, CFS बनाएंगे तो क्या करेंगे। तो वेरियस इश्यूज में 5 चीजें बताई मैंने आपको। मैं आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 5 में, इनिशियल रिकॉग्निशन। और इनिशियल रिकॉग्निशन को देसी भाषा में कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को परचेज करना, पहली एंट्री पास करना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बाय करना, उसको नोट करना। तो मैंने क्लास में आपको बताया था 5 तरीके होते हैं। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहते हैं, जब आप पहली बार फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी खरीद के लाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनिशियल रिकॉग्निशन, पहली बार एंट्री पास करना। इसके मैंने आपको 5 तरीके बताए थे। 5 तरीके से प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, 5 तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, आप कैश में परचेज कर सकते हैं, आपने बनी बनाई कोई प्रॉपर्टी ले ली किसी से। दूसरा, आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप खुद बना लो अपने हिसाब से जैसे आप बनाना चाहते हैं। तीसरा, डेफर्ड क्रेडिट, आपने प्रॉपर्टी बाय करी लेकिन पेमेंट फ्यूचर में करेंगे। चौथा, एक्सचेंज, आपने प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन उसकी पेमेंट आपने किसी दूसरी एसेट में कर दी, एक्सचेंज ऑफ एसेट। जैसे हम पुरानी कार दे आते हैं, नई कार ले आते हैं, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, वैसे प्रॉपर्टी के बदले में आपने कुछ और आपने पेमेंट कर दी, फुल फ्लैज्ड कैश पेमेंट नहीं किया आपने, एक एसेट के बदले में दूसरी एसेट। और 5वां तरीका है आप फाइनेंस लीज पे ले आओ। फाइनेंस लीज पे लाएंगे तो भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो,
लेसर डी रिकॉग्नाइज करेगा, लेसी रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये जो 4 तरीके हैं ये तो एक्चुअल ऑनर वाले हैं, आप इसमें सचमुच के मालिक बनेंगे। और जो फाइनेंस लीज वाला है ये अज्यूम्ड ऑनरशिप है, आप इसमें ऑनर बनते नहीं है, अज्यूम किया जाता है आपको। 5 तरीके से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और मैंने इन 5 को एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कैश वाला, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी कैश में खरीदेंगे तो सबसे पहले आपको परचेज प्राइस देना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है वो आपसे पैसे मांगेगा। फिर उस प्रॉपर्टी की आपको रजिस्ट्री करानी है तो आपको स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप पेपर का खर्चा बियर करना पड़ेगा। जो डीलर आपका डील कराएगा वो ब्रोकरेज मांगेगा। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की परचेज से रिलेटेड है, स्टैंप ड्यूटी ब्रोकरेज तो क्लियर कट खर्चे हैं, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आपको लगता है कि प्रॉपर्टी के एक्विजिशन से रिलेटेड है, आप उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हो। इफ एनी एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्विजिशन ऑफ एसेट कैन बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, सिंपल भाषा में आपको लिखवाया हुआ है। और एक एंट्री डाल देंगे हम, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन आपको मैंने कुछ एक्सेप्शंस बताए थे, मैं आपको कुछ आइटम्स बताऊंगा जो कभी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता, कॉस्ट में आप ले ही नहीं सकते। पहला, एडवर्टीजमेंट। डीएलएफ ने एक मॉल बनाया, शॉपिंग मॉल, लग्जरी मॉल, और उसकी एडवर्टीजमेंट चालू कर दी कि हमने ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, अगर किसी को प्रॉपर्टी किराए पे चाहिए हमसे ले सकता है। आपने टीवी पे इधर उधर, अब जैसे चांदनी चौक में एक ओमेक्स वालों ने मॉल बनाया है, डेली ऐड आती है कि फर्स्ट फ्लोर पे हम ज्वेलरी के शोरूम खोल रहे हैं जी, अगर आपको किराए पे चाहिए हम ज्वेलर्स को दे रहे हैं। सेकंड फ्लोर पे जी हम सारे जो ड्रेसेस वालों को, डिजाइनर्स को दे रहे हैं, डेली ऐड आती है। तो जो एडवर्टीजमेंट है, लेट आउट करने के लिए, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हैं, उसको किराए पे चढ़ाना, उसके लिए आप ऐड दे रहे हैं पेपर में, प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर रेंट, प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर रेंट, तो ये एडवर्टीजमेंट P&L में जाएगा, इसका एक्विजिशन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मतलब सेरेमनी। कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना, पूरा उसका पेपर में ऐड चला कि आज जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, आप आओ इस प्रॉपर्टी को विजिट करो, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप किराए पे ले लो। सेरेमनी एक्सपेंसेस, सेरेमनी एक्सपेंसेस ये भी एक तरह से मार्केटिंग कॉस्ट ही आपकी, चल P&L, इसका एक्विजिशन से कोई लेना देना नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था डे टू डे एक्सपेंस। आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करी और उस प्रॉपर्टी को आपने रिपेयर करा दिया, उसको आपने वाइट वॉश करा दिया, आपने कभी उसमें बाथरूम की फिटिंग का काम करा दिया, उसकी मेंटेनेंस तो करानी पड़ेगी ना, डे टू डे सर्विसिंग बोलते हैं। तो डे टू डे सर्विसिंग, प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो वो P&L में जाएगा आपका। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है जी, पानी का बिल भी आता है, ये सब डे टू डे खर्चे हैं, ये सब कैपिटलाइज नहीं होते, चल P&L, ये सारे के सारे P&L का पार्ट है। और चौथा, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और उसमें कोई टैक्सेस या ड्यूटीज पे किए हैं और वो टैक्सेस और ड्यूटीज आपको वापस मिल जाएंगे, रिफंडेबल नेचर के हैं, तो रिफंडेबल ड्यूटी, रिफंडेबल टैक्स कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। रिफंडेबल टैक्सेस, अगर कोई ड्यूटी आपने पे की है लेकिन आपको वापस मिल जाएगी तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ये 4 चीजें मैंने आपको बताई थी। लेकिन ये जो डे टू डे एक्सपेंस है, इसकी आपको मैंने एक एक्सेप्शन बताई थी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, प्रॉपर्टी की हालत बहुत खराब है, आपको कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़े, आपको सारी फ्लोरिंग चेंज करनी पड़ी, आपको इंटीरियर चेंज करना पड़ा, अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं और उस टाइम पे कोई एक कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा, वो कॉस्ट में जोड़ सकते हो आप। लेकिन डे टू डे सर्विसिंग P&L में जाती है। पूरी बात आपको समझाई थी बेटा, ये देखो नोट्स में लिखवाई हुई है, मैं आपको चेक कराता हूं। ये हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन है, ये एक्चुअल ऑनर है, ये अज्यूम्ड ऑनर है। इसके 4 केस आपको कराए थे, कैश, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, डेफर्ड क्रेडिट, एक्सचेंज, और ये फाइनेंस लीज है। तो सबसे पहले मैंने कैश को स्टार्ट किया था, इसके लिए एक स्टेटमेंट बना के दिखाई थी आपको, ये देखो,
परचेज प्राइस है जी, स्टैम्प ड्यूटी है जी, ब्रोकरेज है जी, कोई भी ऐसा खर्चा जो एक्विजिशन से रिलेटेड है कॉस्ट में आ जाएगा। फिर आपको बताया था कौन कौन से कॉस्ट एक्सक्लूड करने हैं, इंक्लूड का पार्ट नहीं है। कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता, ये देखो क्या लिखवाया हुआ आपको, कोई भी मार्केटिंग या प्रमोशनल एक्सपेंस है नहीं आएगा। कोई आप सेरेमनी वगैरह करते हैं कोई नाम कमाने के लिए, चल पी एंडल, ये चर्चा का विषय बन जाएगा। कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है डे टू डे, चल पी एंडल, सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन थी, इफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन रेनोवेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई दीवारों का काम करा दिया, फ्लोरिंग का काम करा दिया, सीलिंग का करा दिया, उसे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं क्योंकि वो डे टू डे सर्विसिंग नहीं है आपकी। और एक आपको बताया था कि अगर कोई टैक्स या ड्यूटी रिफंडेबल नेचर की है वो कॉस्ट में नहीं आती। ये मैंने आपको एक्विजिशन का एक ही मेथड बताया है, कैश वाला, उसके सारे पॉइंट्स बताए हैं। फिर इसके क्वेश्चन कराया आपको क्लास में, क्वेश्चन नंबर 15 कराया, एंट्रीज वेंट्रीज कराई। फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए दिया आपको 9 और 22। 4 वीडियो खत्म हो गए। फिर हम आगे 5वें वीडियो में, कहने को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेक्चर नंबर 5 आ गया जी। इसमें क्या पढ़ाया था हमने, इनिशियल रिकॉग्निशन शुरू किया हुआ है, 5 मेथड है परचेज करने के, कैश वाला हुआ है। फिर दूसरा था सेल्फ कंस्ट्रक्शन। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लैंड बाय करनी पड़ेगी, उसके पैसे देने पड़ेंगे, तो एक्विजिशन ऑफ लैंड। फिर आप उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करोगे तो आपको डेवलपमेंट एक्सपेंस देना पड़ेगा। आपने सबसे पहले लैंड खरीदी, लैंड खरीदेंगे तो स्टैम्प पेपर की ड्यूटी लगेगी, ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, ये तो लैंड का हिसाब हो गया। अब उस पर स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस लगेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सबका हिसाब रखो और बिल्डिंग खड़ा करने की कॉस्ट को नोट करो। ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना है, पहला एबनॉर्मल लॉस, जब आप खुद बनाएंगे तो साइट पे चोरी चकारी होती रहती है सर, मिस यूज भी होता है, तो एबनॉर्मल लॉस P&L में जाएगा, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। दूसरा, अगर आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन में टाइम लग सकता है, तो हो सकता है आपने कोई मार्केट से पैसा बोरो किया हो और उसका ब्याज देना पड़े, तो वो ब्याज इंड AS 23 कैपिटलाइज करने की परमिशन देता है आपको सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केस में। और आपको पता है सेसेशन के बाद का ब्याज P&L में जाए, जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो गई उसके बाद का ब्याज P&L में जाएगा। तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, एक तो इंड AS 23 का ब्याज का कैपिटलाइजेशन आपको अलाउड है सेल्फ कंस्ट्रक्शन में। एक्विजिशन तो चलो टाइम टेकिंग नहीं है, उसमें तो ब्याज कैपिटलाइज नहीं होता। सेल्फ कंस्ट्रक्शन टाइम टेकिंग है, सब्सटेंशियल टाइम लग जाता है, क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन पूरी हो जाती है, ब्याज कैपिटलाइज हो जाता है। तो एबनॉर्मल लॉस चल P&L लेकिन ब्याज कैपिटलाइज हो सकता है। ये पूरी कहानी आपको बताई थी। ये देखो, सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केस में पहले आप लैंड परचेज करेंगे, फिर स्टैम्प पेपर देंगे, फिर ब्रोकरेज देंगे, फिर डेवलपमेंट एक्सपेंस होगा, कोई मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, ये सारे खर्चे वर्चे आएंगे। फिर 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, एक तो एबनॉर्मल वेस्टेज, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरा है ब्याज, इंड AS 23 अलाउ करता है, क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइजेशन आप कर लो। ये पूरी बात आपको बताई हुई है, बाकी डिटेल में 23 में वहां देख लेंगे हम। कैश में परचेज करेंगे तब भी ठीक है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन करोगे तब भी ठीक है, 2-3 बातों का ध्यान ही तो रखना आपने। फिर हम चलते चलते आ गए थे तीसरे केस में। तीसरा केस क्या था, डेफर्ड क्रेडिट का। और ये जो डेफर्ड क्रेडिट है ये मैंने एक ही बार समझाया था, जब इंड AS 16 आया था PPE का, उसमें भी डेफर्ड क्रेडिट पे परचेज था, मैंने बोला था 40 वाले रूल लगेंगे। फिर इंटेंजिबल का आया, मैंने बोला 40 वाले रूल लगेंगे, एक ही बार समझाया था और हर इंड AS में काम आया था। तो जो टाइम लगाना था मैंने यही लगा दिया था। आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन इसकी जो पेमेंट है वो पेमेंट आपने डेफर कर दी। आपने बोला जी 10 लाख दूंगा 1 साल बाद, 10 लाख दूंगा 2 साल बाद, आपने पेमेंट फ्यूचर में करनी है। तो आपको मैंने बताया था डेफर्ड क्रेडिट के केस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कैश आउटफ्लोज की। जितने भी आपके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जितने भी पेमेंट आपने फ्यूचर में करने हैं उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो जैसे ही आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो इंटरेस्ट हट जाएगा, तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ये आपकी कॉस्ट मानी जाएगी।
जब आप पेमेंट को डिस्काउंट करोगे मार्केट रेट पे तो प्रेजेंट वैल्यू बट ऑब्वियस कम निकलेगी, तो हम उसको मानेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट, और बाकी सब ब्याज है वो P&L में जाएगा, उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं मान सकते हम। और मैंने आपको एंट्रीज भी पास कराई थी। पहली एंट्री पास करेंगे IP अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, PV ऑफ आउटफ्लोज, PV ऑफ आउटफ्लोज। फिर सेकेंड एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। जब आपको पहली पेमेंट करनी है उससे पहले ब्याज ड्यू कर लो। अगर हाफ ईयरली है तो 6 महीने का ब्याज, ईयरली पेमेंट है तो 1 साल का ब्याज ड्यू करके रख लो। और अगली एंट्री पास करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट की एंट्री डाल दो। और P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर अगला ब्याज ड्यू करेंगे, फिर उसकी पेमेंट करेंगे और ब्याज P&L में चला जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखो, ये जो IP है, ये जो इंटरेस्ट है, ये इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। अगर आप कोई भी पेमेंट डिले करते हैं तो उस डिले पेमेंट के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, उस इंटरेस्ट को हटाएंगे तो कॉस्ट पता लगेगी। और मैंने आपको ये बात पूरी डिटेल में समझा रखी है। ये देखो, अगर आपको कॉस्ट ऑफ IP निकालना है तो जितने भी कैश आउटफ्लोज हैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। और इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ी एग्जांपल भी कराया था आपको, मैं चेक कराता हूं। ये देखो, ये एग्जांपल है हमारा। पेमेंट करनी है जी आफ्टर 1 ईयर, वो 10 लाख है। पेमेंट करनी है जी 2 साल बाद, वो भी 10 लाख है। मार्केट रेट है 10% का। कहते बताओ जी इसमें एंट्री कैसे होगी? तो आपने क्या किया, पहले इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, ये कॉस्ट आ गई, ये PV आ गई, इस पे एक एंट्री डाल दिया आपने। फिर अब इस पे 10% ब्याज निकलेगा, 173,500 1 साल का, क्योंकि आपकी ईयरली पेमेंट है। मैं आपको अगली एंट्री चेक कराता हूं। अगली एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ये देखो, हमने बैलेंस लिया, उस पर 10% लगाया, ब्याज ड्यू कर दिया, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स। फिर क्रेडिटर को पेमेंट कर दी 10 लाख की, P&L टू इंटरेस्ट। फिर अगले साल का इंटरेस्ट हमने ड्यू किया, इसके लिए क्रेडिटर अकाउंट चेक कराता हूं मैं आपको। ये हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया हुआ है। फर्स्ट एंट्री, फिर ब्याज ड्यू किया, फिर पेमेंट की, ये बैलेंस आ गया। जब ये बैलेंस आया तो अगले साल का ब्याज इस पे निकाल दिया और पेमेंट कर दी। पूरी अकाउंटिंग आपको करा रखी है बेटे। कैश में खरीदेंगे, ब्याज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सेल्फ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ब्याज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन अगर आप डेफर्ड क्रेडिट पे लेके आओगे तो ब्याज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो जितने भी कैश आउटफ्लो हैं उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो कॉस्ट है, बाकी सब इंटरेस्ट P&L में जाएगा। ये पूरी बात आपको समझाई हुई है। फिर हमारा परचेज करने का चौथा मेथड था एक्सचेंज। ये सब क्वेश्चंस आपको कराए हुए बेटे, अकाउंट बना बना के दिखाए हुए हैं, सब चेक करो। फिर हम फोर्थ केस में आ गए थे, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में। एक्सचेंज ऑफ एसेट, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में क्या था, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट कर लेते हैं और इसके बदले में अपनी कोई ओल्ड एसेट दे देते हैं। लेकिन इसमें बड़ी पंगेबाजी थी, इसमें बड़ा क्लेश था। और मैंने बोला था कि जो स्टडी मैट में वो मान लो, मैंने कोई झगड़ा ही नहीं किया था आपके साथ, जो स्टडी मैट में मैंने वो पढ़ा दिया आपको। स्टडी मैट ने क्या बोला? स्टडी मैट कहता है जी, जब भी आपका एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप ये चेक करो कि कमर्शियल सब्सटेंस का क्या स्टेटस है। कमर्शियल सब्सटेंस या तो आपकी ट्रांजैक्शन में एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। मैंने बोला जी ये कमर्शियल सब्सटेंस क्या चीज है? कहते हैं आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हो और उसके बदले में आप अपनी कोई पुरानी एसेट दे रहे हो, तभी तो एक्सचेंज कह रहे हो। तो पहले ये चेक करो कि इसका कैश फ्लो क्या है और इसका कैश फ्लो क्या है, दोनों का कैश फ्लो आपस में कंपेयर करो। भाई आप अपनी पुरानी एसेट दे रहे हो तो आपके बिजनेस में यूज हो रही थी, तो आपको कैश फ्लोज क्या मिल रहे थे उसके। अब आप उसके बदले में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके कैश फ्लोज आपको क्या मिलेंगे। तो आने वाली एसेट के कैश फ्लो जाने वाली एसेट के कैश फ्लो के साथ अगर मैच कर जाए, मतलब आने वाली एसेट के कैश फ्लो और जाने वाली एसेट के कैश फ्लो अगर आपस में बराबर हैं, तो हम ये मान लेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता ही नहीं।
आपके कैश फ्लोज पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, आने वाले कैश फ्लो जाने वाले कैश फ्लो तो बराबर ही है, क्या फर्क पड़ा आपको। लेकिन अगर आपकी आने वाली एसेट के कैश फ्लो अलग है, जाने वाली एसेट के कैश फ्लो अलग है, कैश फ्लो मैच नहीं करते दोनों के, तो हम ये मान लेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन साइलेंट है, आपको ये ना बताए, तो आप हमेशा मानोगे कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है और आप इसके रूल लगाओगे। इसमें अब क्या रूल है, इसके अंदर मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, 3 केस बताए थे, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। पहला केस क्या है, फेयर वैल्यू टेकन अप, जो एसेट आपने खरीदी है उसकी फेयर वैल्यू आपको पता है, यस। फेयर वैल्यू गिवन अप, क्या आपको पता है, नो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो आपने परचेज की है उसकी फेयर वैल्यू तो पता है, लेकिन जो एसेट आपने एक्सचेंज में दी है उसकी फेयर वैल्यू आपको नहीं पता, क्लियरली एविडेंट नहीं है। तो मैंने आपको बोला था, जब आपको गिवन अप एसेट की वैल्यू ही नहीं पता तो फिर मत्था क्या मारना है, बस इसको आप रेफर कर लो। मैं आपको नोट से चेक कराता हूं, ठहरो, ये देखो, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में आपको ये चेक करना है कि क्या कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है, कैश फ्लो मैच करने हैं आपने। अगर कैश फ्लो दोनों के अलग अलग हैं तो एग्जिस्ट करता है, कैश फ्लो सेम है तो फिर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप किसी भी एसेट को यूज कर लो, कैश फ्लो तो वही है आपके। तो कैश फ्लो डिफरेंट होने चाहिए, तभी माना जाएगा कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक, लेक्चर नंबर 6 में मैंने शुरुआत यहीं से की कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है। तो मैंने इसमें पहला केस कराया, आपको ध्यान से देखना प्लीज, ये सब स्टडी मैट के हिसाब से। पहला केस, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट पता है आपको, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट नहीं पता आपको। मैंने एग्जांपल में बताया कैसे होगा, ये देखो, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप 20 लाख है, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप आपको पता ही नहीं। जब आपको पता ही नहीं, कहानी खत्म होगी। बस आप ये देख लो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है। तो हम ये मान लेंगे कि जो आईपी है वो 20 लाख की है और जो एसेट आप दे रहे हैं वो 12 लाख की है, आपको गेन हो गया 8 लाख का। 12 लाख की एसेट 20 लाख के साथ एक्सचेंज हो रही है, 8 लाख का गेन हो गया आपको। आपने एसेट दी 12 की, मिल गई 20 की, क्या सामने वाला बेवकूफ है। केसेस हैं बेटे, पढ़ लो बस आप, स्टडी मैट में गिवन है। अगर आपको टेकन अप की फेयर वैल्यू पता है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो। दूसरा केस, ये देखो इसकी एंट्री, दूसरा केस दिखाता हूं आपको, ठहरो। ये इसका दूसरा केस है। इफ फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप नॉट एविडेंट, आपको ये पता नहीं कि जो एसेट खरीदी है वो कितने की है, लेकिन आपको ये पता है गिवन अप की फेयर वैल्यू कितनी है। एग्जांपल चेक करो, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप नहीं पता, लेकिन गिवन अप की वैल्यू है 20 लाख और जो कैरिंग अमाउंट पड़ी है 25 लाख। तो हम ये मान लेंगे कि आपकी 25 लाख की एसेट 20 लाख की एसेट के साथ एक्सचेंज हो रही है। अगर आपकी गिवन अप एसेट 20 लाख की है तो आपने नई एसेट 20 लाख की खरीदी है, तो हम गिवन अप को प्रेफर कर लेंगे, एंट्री पास कर लेंगे, आईपी डेबिट 20 लाख टू एसेट 25 लाख, तो 5 लाख P&L में डाल देंगे, लॉस हो जाएगा आपको। टेकन अप की फेयर वैल्यू पता है, गिवन अप की नहीं पता तो टेकन अप को रेफर करो। गिवन अप की फेयर वैल्यू पता है, टेकन अप की नहीं पता तो गिवन अप को रेफर करो। तीसरा केस दोनों पता है, एक और केस कराया था, आपको आने वाली एसेट की फेयर वैल्यू भी पता है, जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू भी पता है, दोनों आपको एविडेंट है। देखो तीसरा केस, ये एग्जांपल आप अपनी कॉपी से पढ़ लेना। ये तीसरा केस है, इफ बोथ फेयर वैल्यूज आर क्लियरली एविडेंट, आपको दोनों फेयर वैल्यूज पता है, टेकन अप भी और गिवन अप भी, तो आपका स्टडी मैट कहता है गिवन अप को रेफर करो। मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू है 20 लाख,
गिवन अप की दो चीजें हैं, फेयर वैल्यू है मान लेते हैं 25 लाख और इसकी कैरिंग अमाउंट है मान लेते हैं 20 लाख, 18 लाख मान लेते हैं, चलो थोड़ी अलग हो जाएगी। आपको ये भी पता है और आपको ये भी पता है, तो इंड AS 40 में साफ साफ लिखा हुआ है आपके स्टडी मैट में कि गिवन अप को रेफर करो, टेकन अप को पढ़ना ही नहीं। आपने जो खरीदा उसकी फेयर वैल्यू छोड़ो, आपने जो गिव अप किया उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। तो फिर आपको एंट्री बनानी पड़ेगी IP डेबिट, गिवन अप की फेयर वैल्यू कितनी है 25 लाख, इसको कॉस्ट मान लो। टू एसेट्स कैरिंग अमाउंट कितनी है 18 और P&L में कितना 7 लाख। टेकन अप है, गिवन अप नहीं है, टेकन अप को रेफर करो। टेकन अप नहीं है, गिवन अप है तो गिवन अप को रेफर करो। दोनों है तो गिवन अप को रेफर करो। इसका मतलब यह हुआ कि जिस क्वेश्चन में भी आपको गिवन अप एसेट्स की वैल्यू पता है तो उसको हमेशा प्रेफर करना आपने। टेकन अप तो मजबूरी में लेते हैं हम, और मैं इस बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं हूं सर। मैंने क्लास में बताया था, मैं शोरूम पे गया, अपनी पुरानी गाड़ी दे आया, नई गाड़ी ले आया, तो पुरानी गाड़ी मेरी गिवन अप है, नई गाड़ी मेरी टेकन अप है। नई गाड़ी 25 लाख की है, पुरानी गाड़ी 5 लाख की है, तो मुझे बताओ क्या मैं नई गाड़ी को 5 लाख का बुक कर लूंगा? मैंने आपको बताया था ना बीच में कैश सेटलमेंट आती है। तो ठीक है, मैंने इसमें लिख दिया है कि भाई स्टडी मैट के हिसाब से मैं बच्चे का कोई करियर खराब नहीं करना चाहता। आजकल पेपर चेक करते हैं गधे, गधे पेपर चेक करते हैं, जो स्टडी मैट का आंसर है वही सही है, और अगर आंसर सही नहीं मिलता तो नंबर काट लेते हैं। तो मैंने अपनी सारी रिकॉर्डिंग स्टडी मैट के हिसाब से करा रखी है सर। यही सत्य है इस कलयुग में। जो बच्चा पढ़ने वाला है, लॉजिकल है, उसके नंबर कट रहे हैं। जो रट्टेबाज है, जिसको कुछ नहीं आता, रट के चला जा रहा है, उसको नंबर मिल रहे हैं। इंडस्ट्री में फिर हमें बुलाया जाता है, मुझे बोर्ड ऑफ स्टडीज 4 बार बुला चुका। बोर्ड ऑफ स्टडीज ने क्या पूछा, जिंदल साहब हमारे जो CS की क्वालिटी है यार वो बढ़िया नहीं निकल रही, कुछ सजेस्ट करो। मैं अकेला नहीं था, 4-5 टीचर और भी थे वहां पे, उनसे पूछा जा रहा था, बोर्ड ऑफ स्टडीज वाले पूछ रहे थे सीनियर टीचर से कि यार चार्टेड अकाउंटेंट्स की क्वालिटी वो नहीं निकल रही जो हम चाहते हैं। तो मैंने साफ कह दिया था भाई तुम अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ठीक कर लो। आप सिस्टम बच्चे को क्यों दोष दे रहे हो? आप अपना एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक करो। पेपर चेक करने वाले कैलिबर वाले लोग ढूंढ के लाओ कहीं से। लोग यहाँ आंसर मिला मिला के देख रहे हैं, नरेशन अलग मिल गया तो नंबर काट लेते हो, कोई एंट्री में डेबिट क्रेडिट अलग मिल गया तो नंबर काट लेते हो, क्योंकि गधा पेपर चेक कर रहा है, उसको पता ही नहीं एंट्री सेम है। बच्चे ने लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, स्टडी मैट में लिखा हुआ है PP डेबिट, नंबर काट लिए। ऐसे तो गधे बैठे हैं वहां पे पेपर चेक करने वाले। मैं इसलिए सर गुस्से में बोल रहा हूँ, बच्चा इतनी मेहनत करके पेपर देने जाता है, बच्चे के साथ जब इंसाफ नहीं होता ना तो बड़ा दुख होता है सर। उसको देता है 59, एक नंबर से उसकी एग्जाम्शन है, 59 देके छोड़ देंगे। अब उस गधे को कैसे बोलूं यार बच्चे को दे देना 60 नंबर, क्यों इसके साथ दुश्मनी निकाल रहा है यार? एक नंबर से इस बच्चे की नॉलेज में क्या फर्क पड़ेगा? पर चलती नहीं सर हमारी। टिल द एज ऑफ 50, जब तक मैं 50 साल का हूँगा, मैं अभी 45 का हो जाऊंगा, 45 का हो जाऊंगा, 5 साल हो रहे हैं मेरे पास, लेकिन 50 के बाद मैं पढ़ाना करूंगा बंद। मैं लड़ूंगा सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शन में, आपको आज ही बता रहा हूँ, और सेंट्रल काउंसिल में जाने के बाद मैं बच्चों के लिए रिफॉर्म्स करवाऊंगा। एक ही तरीका है, कोई धरने वरने से कुछ नहीं मानते ये लोग, इनके सिस्टम में घुसना पड़ेगा, इलेक्शन जीतने पड़ेंगे, इनकी कमेटियों में जाना पड़ेगा, और जो बच्चा, जो टीचर, जो बंदा बच्चे का दर्द समझता है, वो लोग जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक ये रिफॉर्म नहीं करेंगे। इनको पता ही नहीं चल क्या रहा है, इनको बच्चे का पेन ही नहीं समझ में आता। बच्चा ट्रेनिंग करता है, साथ में पढ़ता है, इतनी स्टडी है, इतना सिलेबस है, और तुमसे यार पेपर नहीं चेक होते ढंग से, बताओ, बड़ा दुख होता है सर। तो ये बेटे आपको याद रख के चलना पड़ेगा कि जब भी क्वेश्चन में गिवन अप एसेट्स की फेयर वैल्यू होगी, आपने हमेशा उसको प्रेफर करना है। तो ये जितने एग्जाम्पल आप प्लीज गो थ्रू कर लेना। फिर मैंने आपको एक केस कराया था, ये आप देखो स्टडी मैट का क्वेश्चन भी कराया हुआ है, स्टडी मैट के हिसाब से नोट्स लिखवाए हुए, देखो आप, ठीक है जी, ये सब क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ये देखो। फिर मैंने आपको एक केस कराया था एक्सचेंज के अंदर कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करेंगे। कमर्शियल सब्सटेंस का एग्जिस्ट ना होने का मतलब जाने वाला एसेट का कैश फ्लो, आने वाली एसेट की कैश फ्लो सेम है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट भूल जाओ। जो कैरिंग अमाउंट आपकी किताबों में पड़ी है ओल्ड एसेट्स की, उसको न्यू एसेट की आप कैरिंग अमाउंट मान लो, ना कोई नफा नुकसान निकालना है,
ना कोई फेयर वैल्यू देखनी है। जो कैरिंग अमाउंट आपकी बुक्स में चल रही है पुरानी एसेट की, वही कैरिंग अमाउंट आपके न्यू एसेट में चली जाएगी, क्योंकि कैश फ्लो तो डिफरेंट है ही नहीं। तो आप वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हो? नाम चेंज कर सकते हो सिर्फ। ये देखो आप, इन द गिवन सिचुएशन वी विल रिकॉग्नाइज द न्यू टेकन अप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन अप एसेट। फेयर वैल्यू पढ़नी नहीं आप, इट मीन्स दैट वी विल नॉट कंसिडर द फेयर वैल्यू, देयर विल बी नो गेन और नो प्रॉफिट। ये देखो आप, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप 15, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप 25 और WDV 18। हम एंट्री 18 लाख से पास कर देंगे। क्यों? साफ साफ लिखा हुआ है कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो ना ये पढ़ेंगे ना ये पढ़ेंगे। 18 को 18 से चेंज कर देंगे, नाम बदल देंगे बस इसका। और एक नोट भी लिखवाया था आपको। क्या नोट था? इफ क्वेश्चन रिमेन साइलेंट ऑन कमर्शियल सब्सटेंस, तो हम हमेशा मानेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है। इट विल बी अज्यूम्ड दैट कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द ट्रांजैक्शन। कैश में परचेज करना, सेल्फ कंस्ट्रक्शन करना, उधार खरीदना, उधार खरीदेंगे तो ब्याज हटा के लिखो आप, और एक्सचेंज करना, ये 4 आपके परचेज करने के तरीके हैं। 5वां है फाइनेंस लीज पे ले लो। तो फिर फाइनेंस लीज पे क्या होगा? आप एक एंट्री पास करेंगे, ROU डेबिट टू लीज लायबिलिटी। तो ये जो लीज लायबिलिटी है ये 116 के हिसाब से निकलेगी। इसमें हम क्या करते हैं, जितने कैश फ्लोज आपने फ्यूचर में देने हैं सबको डिस्काउंट कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो लीज लायबिलिटी पे आपको रिकॉर्ड करना होता है इसको। अगर आप फाइनेंस लीज में लेसी हैं तो ROU टू लीज लायबिलिटी की एंट्री पास होगी, आपको पता है इस बात का। तो लीज लायबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। जितनी भी पेमेंट्स आपने फ्यूचर में करनी है सबको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और वही आपकी कॉस्ट है। ये देखो आप, ये 5वां तरीका है परचेज करने का। 5वां केस है, इफ IP इज एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज, एक एंट्री पास कर लेंगे। इसको हम लीज में बोल देते हैं ROU, और इसको बोल देते हैं लीज लायबिलिटी। यहाँ पे समझाने के लिए आपको सिंपल नाम लिख के दिए हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है, और लेसर को क्रेडिटर में दिखाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। फिर 11वां क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है। चलो जी, फिर हम आ गए कॉन्सेप्ट नंबर 6 में। इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में क्या करवा के आया हूं? इनिशियल रिकॉग्निशन, पहली बार प्रॉपर्टी खरीदना। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में क्या है? हम परचेज कर चुके, अब उसके ऊपर बाद में खर्चा किया हमने। 2 तरह के एक्सपेंस होते हैं सर, या तो आप प्रॉपर्टी को बाद में रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डील करोगे, या फिर आप उसमें रिप्लेसमेंट्स करोगे। अगर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते हैं तो वो डे टू डे सर्विसिंग है, वो तो P&L में जाती है। दीवारों पे रंग रोगन करा दिया आपने, एक आपने कोई सर्वेंट रखा हुआ है उसके रख रखाव के लिए, कोई बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ये तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसकी डे टू डे सर्विसिंग है सर, P&L में डाल दो। ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का पहला पार्ट है। दूसरा है रिप्लेसमेंट। बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट खराब है, पुरानी लिफ्ट हटा के नई लिफ्ट लगा दी, आपने प्रॉपर्टी के अंदर से इंटीरियर चेंज कर दिया, आपने पूरे फ्लोर का मार्बल चेंज कर दिया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रिप्लेसमेंट है, इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के 2 पार्ट बनते हैं। रूटीन एक्सपेंस है, चल P&L, कैपिटल एक्सपेंस है, कैपिटलाइज कर लो। ये देखो आप, यहाँ तो हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएंगे, यहाँ रिप्लेसमेंट में जाएंगे। जब हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं तो डे टू डे सर्विस की बात करते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चल भी P&L, रिटन ऑफ इन P&L। एग्जाम्पल भी लिखवाए हुए हैं। लिफ्ट की आपने मेंटेनेंस, AMC होती है लिफ्ट की, कोई टैक्सेस पे किए हैं, कोई वॉल की रिपेयर करा दी, कोई फ्लोर की रिपेयर करा दी, कोई आपने सर्वेंट या मेड रख दी, ये सब खर्चे P&L में जाते हैं। लेकिन फिर हम आए थे रिप्लेसमेंट में। जब हम आए थे रिप्लेसमेंट में तो इसको हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन इसमें भी 2 केस थे, इसमें भी 2 केस थे, और वो था कंपोनेंट या इंटीग्रल।
मान लो आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक डिफरेंट कंपोनेंट है या फिर वो प्रॉपर्टी का इंटीग्रल पार्ट है। डिफरेंट कंपोनेंट का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है, आजकल कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन लगता है। आपको मैंने इंडिया 16 में बताया था, आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करी, उसकी लाइफ है 20 साल, लेकिन उसके अंदर एक लिफ्ट लगी हुई है, उसकी लाइफ है 10 साल। तो लिफ्ट का डेप्रिसिएशन 10 साल में और बाकी की बिल्डिंग का जो खर्चा है वो 20 साल में डेप्रिशिएट होगा। जब हम डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट लाइफ में एलोकेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन सबकी अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से चलता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो रिप्लेसमेंट आपने किया है वो किसी डिफरेंट कंपोनेंट का किया है या ओवरऑल बेसिस पे कोई इंटीग्रल पार्ट चेंज किया आपने। जब हम इंटीग्रल पार्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब उसकी कोई सेपरेट कैरिंग अमाउंट नहीं है मेरे पास, वो उसी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसका टेबल बना होगा, इसकी अपनी लाइफ है, अपना डेप्रिसिएशन, अपनी कैरिंग अमाउंट है, तो दोनों में अकाउंटिंग अलग अलग है। जब हम कंपोनेंट बेस चलते हैं, मान लो इसका आपने रिप्लेसमेंट कराया है, तो इसका मैंने प्रोसेस बताया था, पहले पुराने कंपोनेंट की कैरिंग अमाउंट को हटाओ, जो पुराना कंपोनेंट है उसकी अपनी एक कैरिंग अमाउंट होगी, पहले उसको हटाओ, उसको डीरिकॉग्नाइज करो। तो मैं बैलेंस शीट में गया, मैंने पढ़ा यार इसकी कैरिंग अमाउंट क्या है, पता लगा जी 10,000 है इसकी कैरिंग अमाउंट। मैंने बोला स्क्रैप में कुछ मिला है क्या, कहते 2,000, तो एक एंट्री पास कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000, P&L डेबिट 8,000, टू कैरिंग अमाउंट 10,000, पुराना कॉम्पोनेंट हट गया। अब बोला जी नया कितने का है, नया तो जी 2 लाख का, कैपिटलाइज कर लो, न्यू कॉम्पोनेंट डेबिट टू बैंक 2 लाख रुपए, इसकी लाइफ कितनी है जी 5 साल, अपनी लाइफ के हिसाब से 40,000 का डेप्रिसिएशन। तो पहले पुराना कॉम्पोनेंट हटेगा, फिर नया आएगा, फिर अपनी लाइफ के हिसाब से वो चलेगा। लेकिन जब हम इंटीग्रल की बात करते हैं, इंटीग्रल में इतना कलेश नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की ओवरऑल कैरिंग अमाउंट ले लेते हैं। क्यों, इसकी कोई अपनी कैरिंग अमाउंट है ही नहीं, ये तो उसका इंटीग्रल पार्ट है। हमने प्रॉपर्टी के अंदर पुराना फ्लोर हटा दिया, नया फ्लोर लगा दिया, तो फ्लोर की कोई अपनी कैरिंग अमाउंट तो होती नहीं, वो तो प्रॉपर्टी का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे न्यू एक्सपेंस, माइनस कर देंगे स्क्रैप, बस ये आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गई। और रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से प्रॉपर्टी की जो रिमेनिंग लाइफ है, एक्सपेंस की अपनी कोई लाइफ है ही नहीं, तो जो ओरिजिनल लाइफ है उसमें से जो बचा हुआ है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। ये आपको बताया हुआ। कंपोनेंट में अपनी लाइफ, अपना डेप्रिसिएशन, इंटीग्रल में ओवरऑल एसेट का जो रिमेनिंग लाइफ है उसमें। और एक और बात बताता हूं, ये जो स्क्रैप है इसका कोई नफा नुकसान आप निकाल ही नहीं सकते। इसका नफा नुकसान क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि आपके पास इंटीग्रल पार्ट की कोई अपनी रिस्पेक्टिव कैरिंग अमाउंट नहीं है, तो नफा नुकसान आप कैसे निकालोगे। पुराने कंपोनेंट, जो डिफरेंट कंपोनेंट होता है उसकी अपनी कैरिंग अमाउंट होता है, तो स्क्रैप के साथ कंपेयर करके आपको पता होता है क्या नफा हुआ क्या नुकसान हुआ। इंटीग्रल पार्ट में जो आ गया वो माइनस, जो चला गया वो प्लस, और रिमेनिंग लाइफ में एलोकेट कर दो, कोई नफा नुकसान निकालने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। ये आपको मैंने पूरी बात आपको बेटे इतनी डिटेल में बताई थी। ये देखो मैं आपको चेक कराता हूँ, सब मेरा पढ़ाया हुआ है सर। ये देखो रिप्लेसमेंट के 2 केस आपको मैंने बताए थे। ये रहा रिप्लेसमेंट, पहला, इफ रिप्लेसमेंट इज फॉर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आईपी, इफ रिप्लेसमेंट फॉर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन आईपी। जब हम एक्सप्लेनेशन बात करते हैं यूनिट नंबर 1 में डिफरेंट कंपोनेंट की, तो पहला स्टेप, पहले जी पुराने वाली कैरिंग अमाउंट को हटाओ, बैंक अकाउंट डेबिट जो स्क्रैप मिला है, टू ओल्ड एसेट जो WDV है, डिफरेंस नफा नुकसान है, फिर नया वाला कैपिटलाइज करो, न्यू एसेट टू बैंक, और इसका जो डेप्रिसिएशन है वो अपने हिसाब से निकलेगा, न्यू लाइफ के हिसाब से। लेकिन जब हम इंटीग्रल की बात करते हैं तो इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। देखो क्वेश्चन तो कराया हुआ है, क्वेश्चन सब कराए हुए हैं सर, आपको खाली कहानियां नहीं सुनाई हुई। ये 7वां वीडियो आ गया, ये देखो यूनिट नंबर 2 आ गया, कैरिंग अमाउंट लो जी आईपी की, इसमें प्लस कर दो जो खर्चा हो गया आपका, माइनस कर लो जो स्क्रैप हो गया आपका, ये आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है, रिमेनिंग लाइफ ले लो, कोई झंझट ही नहीं है। जब डिफरेंट कंपोनेंट ही नहीं है तो क्लेश क्या है, कोई क्लेश नहीं है, प्लस माइनस एक ही कॉलम में करते चलेंगे हम। फिर आपको नोट्स लिखवाए थे, पहला नोट, वी विल नॉट कंप्यूट एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन डीरिकॉग्निशन ऑफ ओल्ड एसेट बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी सेपरेट कैरिंग अमाउंट। दूसरा, जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो भी रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से निकलेगा ओरिजिनल एसेट की, क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट में डिफरेंट लाइफ होती है, इसमें सेम लाइफ होती है।
इस पे देखो एग्जाम्पल भी कराया हुआ, ये देखो पूरा एग्जाम्पल समझाया हुआ, ये आप देख लेना बेटे, पूरा हिसाब किताब बना के दिया हुआ है। फिर चलते चलते क्वेश्चन भी कराया हुआ है, देखो इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ है। फिर हम चलते चलते आगे कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे, मेजरमेंट ऑफ आईपी। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, मीनिंग ऑफ आईपी। दूसरा आउट ऑफ स्कोप। तीसरा 40 और 116 का रिलेशन। चौथा वेरियस इशू। पांचवा इनिशियल रिकॉग्निशन। छठा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, उसमें भी 2 केस बढ़िया वाले। फिर सातवां मेजरमेंट। और सारे बच्चों को पता है इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट है सिर्फ कॉस्ट मॉडल के हिसाब से हो सकता है, रीवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं है। और जब हम कॉस्ट मॉडल की बात करते हैं तो हम प्रॉपर्टी की कॉस्ट लिख सकते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं, उसमें से इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर सकते हैं। इंपेयरमेंट लॉस आपको अलाउड है, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व आपको अलाउड नहीं है। तो कॉस्ट मॉडल सिर्फ आपको डिजाइन करके दिया हुआ है। फिर मैंने आपको कुछ बातें और बताई थी। पहला, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू है अगर वो ऊपर जाती है कैरिंग अमाउंट से तो रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं है। दूसरी बात, आप फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी की कंसीडर कर सकते हो नोट्स टू अकाउंट्स में, और इंस्टीट्यूट इस बात को एनकरेज करता है कि आपने फेयर वैल्यू मॉडल लगाया है, लेकिन बुक्स में नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स में। बुक्स में तो कैरिंग अमाउंट ही चलेगी, लेकिन फेयर वैल्यू को आप दिखा सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में कि जो प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी आज उसकी क्या वैल्यू है। और जब हम फेयर वैल्यू नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे तो इंड AS 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट को रेफर करेंगे। पहला, फेयर वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यूअर करके देगा। दूसरा, प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू ओवरऑल बेसिस पे सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के अंदर चाहे AC लगे हैं, गीजर लगे हैं, आपके लिफ्ट लगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी की एक सिंगल फेयर वैल्यू बताओ। ऐसा नहीं होगा जी फर्नीचर कितने हैं, फैन के इतने, गीजर के इतने, बड़ा चढ़ा के दिखा दिया आपने, सिंगल फेयर वैल्यू एज अ पैकेज। ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई हुई है बेटे। ये देखो आप, कॉस्ट मॉडल ओनली ओरिजिनल कॉस्ट लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं, इंपेयरमेंट लॉस लिख सकते हैं। जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसकी आपको एंट्री भी पास करा रखी है, देखो इंपेयरमेंट लॉस की। फिर आपको कुछ एडिशनल पॉइंट बताए हुए हैं, मैं आपको चेक कराता हूँ क्या क्या लिखवाया था आपको मैंने एडिशनल पॉइंट्स के अंदर। पहला पॉइंट, फेयर वैल्यू अगर ज्यादा है, हायर है, इसको इग्नोर कर दो, इट शुड बी इग्नोर्ड। क्यों? अपवर्ड रीवैल्यूएशन अलाउड ही नहीं है आपको, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल लग ही नहीं सकता, कैन नॉट अप्लाई। लेकिन आप जो एप्रिशिएटेड वैल्यू है इसको रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे बुक्स में दिखा सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, और इंस्टीट्यूट इस बात को एनकरेज करता है। इट इज एनकरेज्ड बाय ICI। फिर बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर डाउट आया था कि सर फेयर वैल्यू को नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना मैंडेटरी है क्या? नहीं, चॉइस है, दिखाओगे तो इंस्टीट्यूट मानता है बहुत बढ़िया किया आपने। बुक्स में कॉस्ट मॉडल, नोट्स टू अकाउंट्स में फेयर मॉडल, और फेयर वैल्यू दिखाना ना दिखाना आपकी चॉइस है, दिखाओगे तो बढ़िया। और जब आप फेयर वैल्यू शो करोगे तो 113 के रूल फॉलो करोगे। 113 दो बातें कहता है, इंडिपेंडेंट वैल्यू को पकड़ के लाओ, और सिंगल पैकेज प्रॉपर्टी का बताओ, ऑल इंक्लूसिव सब कुछ उसमें जो लगा हुआ है सबकी ऑल इंक्लूसिव सिंगल प्राइस बताओ। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 7 मेजरमेंट का कराया था। इंपेयरमेंट लॉस अलाउड है, रीवैल्यूएशन रिजर्व अलाउड नहीं है। फिर मैं आपको 8वें पॉइंट में लेके जा रहा हूं ट्रांसफर्स में। ये देखो पहले क्वेश्चन कराया आपको, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 8 में आ गए, और कॉन्सेप्ट नंबर 8 किस चीज के ऊपर है? ट्रांसफर्स के ऊपर। ट्रांसफर का मतलब क्या है? इंटेंशन का चेंज होना। आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी एप्रिसिएशन के लिए, साल 2 साल देखा कोई एप्रिसिएशन नहीं आया, आपका दिमाग घूम गया, आपने बोला कि मैं तो यहाँ फैक्ट्री बनाऊंगा, मैं तो उसको यूज करूंगा। तो पहले आपकी इंटेंशन एप्रिसिएशन की थी, अब आपकी इंटेंशन यूज की है, तो आपको इंड AS 40 से निकल के 16 में जाना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई बिल्डिंग थी जिसको आप यूज कर रहे थे बिजनेस में, आपकी इंटेंशन चेंज हो गई, आपने नई फैक्ट्री बना ली, पुराने वाली को जी मैं लेट आउट करूंगा, तो फिर आपको 16 से 40 में आना पड़ेगा। तो अगर आपकी इंटेंशन यूज होती है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपने लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए खरीदी थी, आपका दिमाग घूम गया, आपको नहीं मैं तो शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन के लिए रखूंगा, तो 40 से 2 में जाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म वाली को लॉन्ग टर्म में रखूंगा, 2 से 40। कभी भी कोई भी इंड AS में प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। तो इसकी कुछ चीजें बताई थी मैंने आपको, अगर ऐसा कुछ होता है इंटेंशन में चेंज होता है तो। पहला,
कभी भी ट्रांसफर आपको करना है एक इंडिया से दूसरे इंडिया में, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, कोई एंट्री पास मत करना। क्यों? बैलेंस शीट में सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हेड से निकाल के पीपी में डाल देंगे, पीपी से निकाल के, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, एंट्री से रिलेटेड नहीं है। दूसरी बात, जो आप हेडिंग चेंज करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, वो कैरिंग अमाउंट पे करेंगे, फेयर वैल्यू चेक नहीं करनी है आपने। किताबों में जो वैल्यू है एज इट इज उठाओ, एज इट इज वहां चेंज कर दो। और एक बार आपकी हेडिंग चेंज हो गई, आपका इंड एस चेंज हो गया, मान लो 40 से निकाल के आप 16 में चले गए, अब आप 16 में खड़े हैं तो 16 का मेजरमेंट लगना चालू हो जाएगा। 40 में खड़े हैं तो 40, पहले आप हेडिंग चेंज करो, उसके बाद देखो कि इस इंडियस का मेजरमेंट रूल क्या कहता है। आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, आप उस पर कॉस्ट मॉडल लगा रहे थे, अब आपने इसको पीपी में डाल दिया, तो पीपी में जाते ही 16 लगेगा, वो तो दोनों बातें कहता है, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल, जो करना है करो। तो प्रेजेंटेशन चेंज होते ही आपका मेजरमेंट रूल चेंज हो जाएगा, वो बात की बात है। तो कोई एंट्री पास नहीं करनी, कैरिंग अमाउंट पे चेंज करना है, ओरिजिनल इंडियस के हिसाब से चलना आपने। ये देखो, ये पूरा सिस्टम आपको समझाया हुआ है। देयर विल बी नो जर्नल एंट्री फॉर सच ट्रांसफर फ्रॉम वन हेडिंग टू अदर। प्रेजेंटेशन सिर्फ बैलेंस शीट में चेंज होगा आपका, कैरिंग अमाउंट पे चेंज करना है, सिर्फ कैरिंग अमाउंट पे। और जो मेजरमेंट है वो आपका इंडियस के हिसाब से चेंज हो जाएगा, जिस इंडियस में जाओगे उसके हिसाब से चलो। तो पहले कैरिंग अमाउंट वहां ले जाओ, वहां पहुंचने के बाद देखो कि वो इंडियस क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग चलो। ये पूरी बात आपको समझाई हुई है बेटे। फिर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया हुआ है, ये देखो 21वां क्वेश्चन कराया हुआ है आपको। फिर लेक्चर नंबर 8 में आ गया। लेक्चर नंबर 8 क्या बताया हुआ? डी रिकॉग्निशन, स्टैंडर्डाइज वर्डिंग है, इसको बोल सकते हैं सेल ऑफ आईपी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेचना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेचने के 3 तरीके हैं, खरीदने के 5 हैं, बेचने के 3 हैं। पहला, आप कैश में बेच दो लमसम में। दूसरा, इंस्टॉलमेंट्स में बेच दो, डेफर्ड क्रेडिट पे खरीदा भी जा सकता है, डेफर्ड क्रेडिट पे बेचा भी जा सकता है। और तीसरा, फाइनेंस लीज पे खरीदा जा सकता है, तो फाइनेंस लीज पे बेचा भी जा सकता है। डिस्पोजल के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। पहला, कैश वाला, कैश वाले में तो कुछ करना ही नहीं होता, एंट्री पास करनी होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू आईपी। यहाँ पे WDV आ जाएगी, जिसको हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं। यहाँ पे आपका NSP आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस वगैरह, और जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल के नाम से। प्रॉफिट है तो P&L क्रेडिट अदर इनकम में, लॉस है तो डेबिट अदर एक्सपेंसेस में। ये देखो, ये डिस्पोजल का केस बनता है आपका। या तो हम सारा पैसा इकट्ठा ले लेंगे, या इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, या फिर फाइनेंस लीज में हम बेच देंगे। डिस्पोजल की बात हो रही है। पहला केस, आपने सारा पैसा इकट्ठा ले लिया, कैश में बेच दिया। इफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन मेड ऑन कैश बेसिस, तो आपको करना क्या है? डिफरेंस बिटवीन नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस खर्चे वर्चे जो माइनस काट के, और जो कैरिंग अमाउंट है वो नफा नुकसान है वो P&L में चला जाएगा आपका। बैंक अकाउंट डेबिट NSP टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी WDV, बुक वैल्यू बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, डिफरेंस नफा नुकसान। ये तो सिंपल तरीके, 11वीं कक्षा से आप सेल की एंट्री डालते आ रहे हो। लेकिन जब हम डेफर्ड, ये देखो एक एग्जांपल भी कराया था, 10 लाख की कैरिंग अमाउंट है जी, बेचने का प्राइस 14 लाख है जी, ब्रोकरेज 1% है, तो 14,000 की ब्रोकरेज हो जाएगी। आप ही कहेंगे सर क्या करवा रहे हो आप, तो 13,86,000 में बिका है 10 लाख, 3,86,000 आपका गेन हो जाएगा इसमें। बच्चों वाले क्वेश्चन है बेटे, समझने की बात है बस, मैंने तो कहीं शॉर्टकट मारा ही नहीं। ये देखो, ये पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू आईपी टू प्रॉफिट, प्रॉफिट टू P&L, दोनों एंट्रीज डाली हुई है। फिर मैं आ गया डेफर्ड क्रेडिट पे, सेम एग्जांपल काम आएगा। अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी बेची और वो आपको पैसे देगा किश्तों में, तो कलेक्शन आपका इंस्टॉलमेंट्स में होना है। अगर कलेक्शन इंस्टॉलमेंट्स में होना है मेरे बच्चे, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से ब्याज भी आ रहा है आपको। मान लो एक अमाउंट 1 साल बाद है, दूसरी अमाउंट 2 साल बाद है, तो उसमें ब्याज भी इंक्लूड है, तो सेम फंडा लगेगा। पहले आप कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करो,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो मैं एंट्री पास करूंगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू आईपी, ये तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है और ये हमारी डब्ल्यूडीवी है, कैरिंग अमाउंट है, बुक वैल्यू है, जो नाम देना दे दो, जो भी डिफरेंस आएगा वो P&L में चला जाएगा। अब क्या होगा, अब हम ब्याज ड्यू करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, जो हमने डेफर्ड क्रेडिट पे खरीदा था उसकी उल्टी एंट्री डाल दो बस आप, पहले ब्याज खर्चा था अब इनकम है। फिर हम एंट्री पास कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L, सेम एंट्रीज है बेटे, ये कोई मेरे बताने वाली बात है। अगर आप डेटर अकाउंट बनाते भी हैं तो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले टू आईपी, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, फिर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट, बाय बैंक और बाय बैलेंस सीडी, फिर ये बैलेंस यहाँ आएगा, फिर लिखेंगे टू इंटरेस्ट, फिर बाय बैंक बाय बैलेंस सीडी। हाफ ईयरली कलेक्शन है तो हाफ ईयरली ब्याज ड्यू करके पैसा ले लेंगे, ईयरली है तो ईयरली ड्यू करके पैसा ले लेंगे, ये हिसाब है बेटे आपका। अगर लमसम कैश में बेचा है तो ब्याज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लोगे तो फिर ब्याज पहले हटाओ और ब्याज को फिर ओवर द पीरियड आप ड्यू करके लेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको कराया हुआ बेटे, देखो आप मैं आपको इसका एग्जांपल ही चेक करा देता हूँ सीधा, ये देखो ये एग्जांपल आपको कराया था। कैरिंग अमाउंट कितनी है जी 20 लाख, डाउन पेमेंट कितना है जी 10 लाख, डाउन पेमेंट का मतलब अभी पैसा आ गया जीरो पीरियड में, तो इसका पीवी फैक्टर तो 1 ही रहेगा। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर एंड 10% का रेट है 909, ये दूसरे साल का है तो 0.826, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ये देखो आप, एक ये सेलिंग प्राइस है, ये कैरिंग अमाउंट है, इसका जो डिफरेंस है 6,93,500, ये गेन है, P&L में चला जाएगा। फिर तो ब्याज लगा लगा के पैसे लेने हैं बस आपने। ये आप देख लेना बेटे। तीसरा केस क्या था, फाइनेंस लीज का। आप अपनी फाइनेंस लीज पे भी सेल कर सकते हैं। अगर कोई लेसर फाइनेंस लीज पे अपनी एसेट बेचता है, मैं अपनी स्टेटमेंट थोड़ी सी मॉडिफाई करता हूं, अगर कोई लेसर फाइनेंस लीज पे अपनी एसेट किसी लेसी को देता है तो वो अज्यूम्ड बायर है, ये अज्यूम्ड सेलर है। तो आपको पता है एंट्री क्या पास होने वाली है, हम इसमें लीज रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट करेंगे, ये एंट्री पास होगी फेयर वैल्यू पे, और इसको हम 116 में क्या कहते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट पे। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसको फेयर वैल्यू भी बोल देते हैं। ये कैरिंग अमाउंट है, डिफरेंस P&L में चला जाता है। लीज रिसीवेबल को हम लेसी के नाम से भी डेबिट कर सकते हैं कि भाई लेसी को बेचा है, फाइनेंस लीज पे बेचा है, जो पैसे फ्यूचर में आने हैं उसको डिस्काउंट करके लिख लो आप, उसको फेयर वैल्यू बोलते हैं, उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसको पीवी ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग IRR पे होती है लीज के अंदर, ये सिंपल सी बात है। वैसे लीज में भी आपको पढ़ने को मिलता ही है बेटे। फिर डिस्क्लोजर आ गए कॉन्सेप्ट नंबर 10 में। डिस्क्लोजर में तो आपको पता है सबसे पहले एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ओपनिंग बैलेंस क्या था, आपने कितनी खरीदी, क्या रिप्लेसमेंट्स हैं, क्या बेचा आपने, क्या क्लोजिंग है। एक आपको डेप्रिसिएशन का रिकंसिलिएशन। डिस्क्लोजर आप देख लेना बेटे, इसमें मैं आपको क्या रिवाइज कराऊंगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी मेंशन करो, ये करो। डिस्क्लोजर आपके खुद के पढ़ने की चीज़ है, डिस्क्लोजर आप सेल्फ रेफर कर लेना। डिस्क्लोजर वैसे भी पेपर में आने वाले नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। फिर हमारा लेक्चर नंबर 9 आ गया जी, और ये तो क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट मुझे दिख नहीं रहा, ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कराया आपको, ये तो क्वेश्चन है। फिर 24 कराया, क्वेश्चन है। 32 कराया, 33 कराया, ये तो क्वेश्चन है। 34 कराया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है। फिर 38 कराया, 35 कराया भाई साहब, 36 कराया, क्वेश्चन है। लो जी, अगर ये वीडियो कोई ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट देख रहा हो
तो वो कहेगा यार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इतने क्वेश्चन कैसे आ गए, हमारी पुरानी किताब में तो है ही नहीं, न्यू कोर्स में सर ने इतने क्वेश्चन कैसे करा दिए। तो मैं उन बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ, टेंशन मत लेना, आपको मैंने पुराने सिलेबस में आरटीपी एमटीपी का जो क्वेश्चंस थे वो आपकी बुक में इनकॉर्पोरेटेड नहीं थे, तो वो अलग से प्रोवाइड होते थे। इनके वाले जो क्वेश्चंस हैं इनकी बुक में डाले हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन इतने बढ़ गए, कुछ नया नहीं है, बस सारी चीजें एक जगह कंपाइल करके दे दी इनको, इसलिए, और कुछ नहीं है। ठीक, ये आपका इंडेक्स 40 का रिवीजन हो गया जी। लास्ट में फिर थैंक यू आ गया, बेस्ट ऑफ लक आ गया, जिंदल साहब का नाम आ गया, इंडेक्स 40 रिवाइज करा दिया सर मैंने। अब आप गो थ्रू कर लेना, मैंने सारे हेडिंग सब आपको बोल बोल के बता दिए, अब रिकॉल होना चाहिए कि क्या पढ़ा था हमने। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा इंडेक्स 19 एम्प्लॉयज बेनिफिट का।